हेलो फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से तैयारी चल रही होगी। तो बच्चों, आज आपके सामने हम हाजिर हैं फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज का डिस्कशन लेके, जिसका टेस्ट नंबर है बेटा आपका 8 और एफएसटी का जो डेट है आप 11 तारीख यानी 11 अगस्त। अगर बात किया जाए बेटा तो हमारा मिशन है जितने भी हमारे टेस्ट सीरीज हैं न्यूलाइट इंस्टीट्यूट के, उसके सारे टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस जो होते हैं पेपर के वो अवेलेबल होते हैं फ्री ऑफ कास्ट। वो भी कहाँ पे बेटा, आपका न्यूलाइट नीट के यूट्यूब चैनल पे। तो हमारे दो चैनल हैं यूट्यूब पे, एक न्यूलाइट नीट है और एक न्यूलाइट प्रयास। हमारा मिशन है नीट 2024 के लिए पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। चलिए डिस्कस करते हैं। एफएसटी के क्वेश्चन करने से पहले आप 2-3 बातों का ध्यान रखिए। हो सकता है कि कोई बच्चा जिनकी तैयारी पूरी ना हो और वो फुल सिलेबस या फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ हो, तो शुरू में नंबर कम होंगे। नंबर बढ़ाने का सिंपल सा रूल होता है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़ाइए, एरर को आइडेंटिफाई करिए, एनालिसिस करने के लिए बुक जरूर बढ़ाइए, एरर बुक जिसका नाम रखिए, और धीरे धीरे जो भी गलतियां हैं, चाहे सिली मिस्टेक हो, चाहे जल्दबाजी में पढ़ लिया हो, चाहे तुक्का लगाया हो, चाहे कोई कॉन्सेप्ट की कमी हो, चाहे जो भी एरर हो, उसको लिखिए और धीरे धीरे उसको रेक्टिफाई करिए। उम्मीद करते हैं कुछ टेस्ट के बाद आपका नंबर इंप्रूव हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NaA? तो NaA का फुल फॉर्म तो सिंपल क्वेश्चन रहा बेटा, इसको बोलते हैं नैप्थलीन एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? नैप्थलीन एसिटिक एसिड। और सर ये जो नैप्थलीन एसिटिक एसिड है तो देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड आंसर हो जाएगा नैप्थलीन एसिटिक एसिड। एसीटोन नहीं होगा, अमाइन नहीं होगा, नाइट्रोजिनस एसिड नहीं होगा। NaA और आपका 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये सिंथेटिक ऑक्सीजन की कैटेगरी में आते हैं। जबकि बेटा आपका IAA एंड IBA इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, ये आता है बेटा आपका नेचुरल ऑक्सीजन में। विच आर टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ इनिबिटर? डॉर्मिन एब्सिसिन 2 इनिबिटर बी। ये बेटा सारे ग्रोथ के इनिबिटर हैं और ये नाम दिए गए थे 1960s के समय में। अलग अलग 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर ने नाम दिया था, बाद में पता चला कि ये केमिकल ABA के ही सिमिलर हैं, एब्सिसिक एसिड। और एब्सिसिक एसिड बेटा प्लांट ग्रोथ इनिबिटर की कैटेगरी में आता है। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन्स ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। इथाइलिन दोनों कैटेगरी में आता है, इनिबिटर भी होता है और प्रमोटर भी होता है। लेकिन अगर लार्जली अगर इनमें से किसी को प्रेफर करना हो तो लार्जली इथाइलिन कैसा होता है? इनिबिटर होता है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द फॉलोइंग आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे देखिए प्लांट ग्रुप में एल्गी को लिया गया है। तो अगर हम देखें तो प्लांटी किंगडम में आपका सारे कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ को छोड़ के, खास करके ग्रीन एल्गा। कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि अभी इसके कुछ मेंबर अभी भी एल्गी में पाए जाते हैं, जैसे क्लोरेला और क्लेमाडामोनास। रेड एल्गी मल्टी सेलुलर होता है तो यूनिसेलुलर नहीं होगा। ब्लू ग्रीन एल्गी जो मोनरा में चला गया है, पहले एल्गी में रखा जाता था, साइनोबैक्टीरिया कहलाता है, तो बेटा ये भी हो जाएगा यूनिसेलुलर। ब्राउन एल्गी मल्टी सेलुलर होता है। गोल्डन एल्गी या डैसमिड ये पढ़ते हो आप क्राइसोफाइट में, ये भी कैसा होता है बेटा? यूनिसेलुलर होता है। तो ये 2 यूनिसेलुलर हैं, बाकी सब मल्टी सेलुलर लिखे गए हैं। तो B और D आंसर हो जाएगा बेटा आपका 3rd। क्लोरेला क्लेमाडामोनास जो कि ग्रीन एल्गा है, वो भी कैसे होते हैं बेटा? यूनिसेलुलर होते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बेटा आपका ग्रुप है। किंगडम मोनरा को 3 ग्रुप में आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा में डिवाइड किया गया। माइकोप्लाज्मा स्पेशल है, वाल नहीं पाया जाता, तो विदाउट सेल वाल है और सर विदाउट सेल वाल होने के कारण ही इनको हम अलग ग्रुप में रखे हैं। तो प्रोकैरियोटिक या मोनरा का है। ओनली पैथोजेनिक इन प्लांट, ये गलत हो जाएगा। इनमें से कई सारे प्लांट और एनिमल दोनों के लिए पैथोजेनिक होते हैं। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, साइज अगर आपका देखा जाए तो 0.3 माइक्रोमीटर। इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये भी सही है। वैसे तो ऑक्सीजन में रहते हैं लेकिन कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन भी हो सकते हैं। तो बी गलत हो गया और बी के कारण ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो 104 का 1 ACD। अगला क्वेश्चन है कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो ऐसे चीज जो मौका देख के बदल जाए उन पे नाम आता है फैकल्टेटिव, और जो बदल के बने हैं
तो ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव्ड हैं, यानी कि पहले ऑक्सीजन में रहते थे लेकिन अब बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं, यानी एनारोबिक हो सकते हैं। तो यहाँ पे नाम आएगा फैकल्टेटिव एनएरोब, तो नाम रखना पड़ता है। जबकि अगर ऑब्लिगेट की बात किया जाए तो बेटा ऑब्लिगेट पैरासाइट, तो मैंने जैसे बोला ऑब्लिगेट पैरासाइट अगर दिया जाए तो सर आप याद रखिएगा ऑब्लिगेट पैरासाइट ये आपका 100% पैरासाइट होगा, जैसे कि अगर मैं बोलूं वायरस। लेकिन एक हिडन लाइन बताता हूं, जब आप फाइकोमाइसेटीज फंजाई का पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा सम मेंबर आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी वैसे भी फंजाई सेप्रोफाइट भी होते हैं, लेकिन फंजाई के कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जो ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, यानी पौधा या प्लांट या एनिमल जब तक जिंदा है तभी तक उसके बॉडी पे रहेगा, जब मर जाएगा तो सेप्रोफिटिक नहीं होगा। ये ढूंढिएगा फंजाई में मिलेगा, वायरस वाला तो आपको याद रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन आर मैक्सिमम इन नंबर, फीमर का नंबर होता है पटेला होता है 1, मेटाटार्सल 7, कॉक्जल बेन 1, तो आंसर हो जाएगा मेटाटार्सल। नहीं, टार्सल 7 होते हैं, मेटाटार्सल होता है 5, तब भी ये संख्या इसकी ज़्यादा होगी। तो बेटा अगर हम बात करें कि कार्पल्स एंड टार्सल्स, तो टार्सल का नंबर होता है 7, कार्पल का नंबर होता है 8। मेटाकार्पल और मेटाटार्सल दोनों की संख्या सेम होती है 5 एंड 5, ठीक है। पटेला नी कैप बोन भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, चाहे 4 लिम्ब या हाइंड लिम्ब यानी अपर लिम्ब चाहे लोअर लिम्ब बोलो, सब में हड्डियां होती है, टोटल मिला के 30। चलिए क्वेश्चन नंबर 106, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट या करेक्ट मैच फॉर कॉकरोच। सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा कॉकरोच का नर्वस सिस्टम वेंट्रल वेली पार्ट में ज़्यादा पाया जाता है, हेड में लिटिल बिट ऑफ नर्वस सिस्टम पाया जाता है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया के रूप में। इसलिए कॉकरोच की हेड अगर कट कर दिया जाए तब भी वो जिंदा रहता है, कम से कम 1 हफ्ते तक, भूख से मर जाएगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेज बेटा यहाँ पे ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है, ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया के ब्रांच ट्रैकियोल, और वहीं से डिफ्यूजन हो जाता है। जबकि हमारे में एक्सचेंज ऑफ गैसेज एल्वलाई से होता है, हमारे में ब्रांचिंग ज़्यादा होती है। सेंसरी फंक्शन एनल सरसाई यूज किएगा, और एनल सरसाई बेटा आपको याद होना चाहिए, एक होता है एनल स्टाइल और एक होता है एनल सरसाई। पहचानने का तरीका है, अगर एनल सरसाई बनाया जाएगा तो ऐसे 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 आपके सेगमेंटेड दिखाया जाएगा, जबकि अगर एनल स्टाइल होगा तो सेगमेंटेड नहीं होगा, ऐसे आपका फिलामेंटस स्ट्रक्चर निकला होगा, थोड़ा सा शॉर्ट थ्रेड लाइक। ये हिडन पॉइंट बता रहे हैं आपको, शॉर्ट थ्रेड लाइक। ये खाली मेल में होता है जिसका नाम होता है एनल स्टाइल या कॉर्डल स्टाइल। तो आसान होता है, लेकिन जिस दिन स्ट्रक्चर पूछ लेगा उस दिन कई लोग नहीं बता पाएंगे। तो अगर सेगमेंटेड फिलामेंटस दिखेगी तो एनल सरसाई की बात किया जा रहा है, और शॉर्ट फिलामेंटस मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन थ्रेड लाइक एक्सटेंशन हो जाएगा एनल स्टाइल, जो खाली हीमोलिम्फ। यहाँ पे ओपन फॉर्म ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और ऑर्गन्स आर डायरेक्टली बाथड, तो इसलिए कहते हैं बेटा कलरलेस फ्लूइड, यानी ब्लड को हम लोग नाम ले देते हैं हीमोलिम्फ। कलरलेस होता है, याद कर लीजिएगा, यानी यहाँ पे हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं पाया जाता है। वैसे भी मैचिंग था तो आप डायरेक्ट कर सकते थे A2, देखिए एक ही मैचिंग से आंसर निकल आएगा। हमारा काम है एक्सप्लेन करना, लेकिन बेटा आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए कि यहाँ पे आप एक मैचिंग करिए और आंसर निकालिए। क्वेश्चन नंबर 107, सेलेक्ट इनकरेक्ट मैच फॉर कॉकरोच। कॉकरोच के लिए गलत मिलान बताइए। पहला है 4 से लेके 6ठे एब्डोमिनल सेगमेंट में 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, बिल्कुल सही है। टेस्टिस का पोजीशन याद कर लीजिए, 4थे से लेके 6ठे तक। ओवरी बड़ी होगी तो 2रे से लेके 6ठे तक। और देखिए यहाँ पे ओवरी वाला पोजीशन गलत लिख दिया है, ये होगा 2nd to 6, 6ठे तक दोनों होगा। फिर मेल में आपका मशरूम शेप्ड ग्लैंड पाया जाएगा जो 6ठे से स्टार्ट होगा, 6ठे से 7वें तक। 13 बार मोल्टिंग होता है, पारोमेटाबोलस कहलाता है, स्लो होता है। यहाँ के लार्वल को हम लोग लार्वा ना बोल के निम्फल स्टेज बोलते हैं, क्योंकि लार्वा लुक मच लाइक एडल्ट। सब में विंग पैड होगा, सिर्फ एडल्ट में होगा विंग्स। तो चौथा गलत हो जाएगा, 2रे से लेके 6ठे होना चाहिए। ओवरी में बेटा आपके चेन में ओवा बनने के लिए आपका छोटी छोटी ट्यूब पाया जाता है, इस ट्यूब को बोलते हैं ओवेरियोल। एक ओवरी में 8 ओवेरियोल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, विद इन द सेल राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म
तो कहते हैं राइबोसोम ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होता है, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं किसी ऑर्गेनल्स के अंदर भी पाया जा सकता है। 2 ऑर्गेनल जैसे कि क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन SER, ये गलत कर दिया, ये हो जाएगा RER। तो देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको याद तो होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको एक लेसन दे रहा, सीख दे रहा। क्या सीख दे रहा भाई? कि आप यहाँ तक पढ़िए, देखिए ऑन तक पढ़ते पढ़ते सारी लाइन सही है। तो कभी कभी आदमी जल्दबाजी में बस थोड़ा बहुत अरे हाँ क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया कर ले जाएगा, ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना। क्लोरोप्लास्ट के ब्रैकेट में प्लांट की जगह एनिमल कर सकते थे, तो इसीलिए बच्चों को, कई सारे बच्चों का स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन गलत होता। ऑन RER होना चाहिए था, तो पहला गलत हो गया। प्रोकैरियोटिक सेल आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। स्मॉलर होते हैं, सिंपलर होते हैं, और सिंपल चीज़ें जल्दी से कॉपी होती हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करेगा। तो पहला गलत और दूसरा सही, आंसर हो जाएगा 108 का थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 109, इनकरेक्ट मैच बताना है। और अगर हम देखें तो सब मेटासेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोजोम है। अगर बेटा मिडिल में सेंट्रोमियर पाया तो मेटासेंट्रिक, स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल हो तो सब मेटासेंट्रिक, क्लोज टू इट्स वन एंड, एक एंड के करीब हो तो एक्रोसेंट्रिक, एट टर्मिनल या एट द एंड हो तो टीलोसेंट्रिक। तो सही है। 70S टाइप राइबोसोम भी होता है, 80S भी टाइप होता है। 1953 जॉर्ज पैलेडे, याद कर लीजिएगा। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का साइज होता है 15 से 20 नैनोमीटर। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की इनफोल्डिंग को क्रिस्टी बोलते हैं, जहाँ पे ETS चलती है। ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट टाइप ऑफ ER, क्रोमोप्लास्ट इधर जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट टाइप ऑफ ER, यही गलत हो गया। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट ये बेटा टाइप ऑफ प्लास्टिड में आते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होता है, और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड होता है। ल्यूकोप्लास्ट के भी 3 टाइप बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज फूड। अगर फैट या ऑयल का स्टोरेज किया है तो इलायोप्लास्ट, स्टार्च का स्टोर किया है तो एमाइलोप्लास्ट, और प्रोटीन का स्टोर किया है तो एल्यूरोप्लास्ट। यानी एल्यूरो शब्द जो होता है वो प्रोटीन से रिलेटेड होता है, इसलिए एक नाम याद होना चाहिए, एल्यूरोन लेयर। और बेटा ये एल्यूरोन लेयर इंडोस्पर्मिक कवरिंग होती है, प्रोटीनेशियस इन एंडोस्पर्मिक सीड। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलन। तो बेटा पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट सही है, सिंपल टिश्यू सही है, मेरिस्टेमेटिक गलत हो गया। स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का काम होता है स्टोरेज एंड सेक्रेशन, कॉलेनकाइमा का मजबूती देना यंग स्टेम को, पेट्यूल ऑफ लीफ को, और स्क्लेरेन्काइमा मजबूती देता है जब मजबूत लकड़ी बनाना होता है। इसके 2 टाइप होते हैं, स्क्लेरिड एंड फाइबर। यही गलत हो गया, ये होना चाहिए था सिंपल परमानेंट टिश्यू। जाइलम भी परमानेंट टिश्यू है, लेकिन ये बेटा कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आता है, तो आंसर हो जाएगा 110 का थर्ड। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम, तो प्राइमरी होगा तो बोलेंगे प्रोटोजाइलम, और बाद वाले को बोलेंगे मेटाजाइलम, तो प्रोटो मेटा। तो आंसर हो जाएगा 111 का 4। लेकिन यहाँ पे एक लाइन होती है, अगर प्रोटोजाइलम पेरीफेरी पे है तो कंडीशन होती है एक्सार्च, और बेटा अगर प्रोटोजाइलम सेंटर पे है तो इसको बोलते हैं इंडार्च। इंडार्च कंडीशन स्टेप में पाया जाता है। एक क्वेश्चन तो और आता है, एक्सार्च पाया जाता है रूट में। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, किसमें बिगर ल्यूमेन होती है, क्योंकि यहाँ पे तो खाली स्थान होता है, बाकी दीवार होती है। तो ऐसे याद कर लेना, मेटा मतलब बाद में, तो इसका कैसा होगा, बड़ा ल्यूमेन। तो आपने देखा होगा कि जब एनसीईआरटी का फिगर उठा के देखिएगा तो प्रोटोजाइलम छोटे छोटे बनाया होगा, मेटाजाइलम बड़ा, तो ऐसे पता चल जाएगा जो छोटे छोटे हो क्या होंगे प्रोटोजाइलम, जो बड़े बड़े हो क्या होंगे मेटाजाइलम। ऐसे ही पहले बने फ्लोएम को हम लोग बोलते हैं प्रोटोफ्लोएम, बाद के बने फ्लोएम को बोलते हैं मेटाफ्लोएम, और मेटाफ्लोएम में बिगर सीब ट्यूब पाई जाती है। इन व्हाट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल द जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड ऑन सेम रेडियस। तो इसको बोलते हैं ज्वाइंटली है तो कंजॉइंट बोल देंगे, और ये पाया जाता है स्टेम में, तो कंजॉइंट, कोलेट्रल या बाइकोलेट्रल बोल सकते थे। रेडियल पाया जाता है रूट में। बाकी आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में रेटिकुलेट इम्ब्रिकेट शब्द नहीं है, ये रूट में पाया जाता है रेडियल। तो आंसर हो जाएगा 112 का बेटा थर्ड। ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सारे फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बिल्कुल सही है। सेक्सुअल के साथ साथ ये सेक्सुअल भी होता है। ह्यूमन बीइंग हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर सिंस टाइम इमेमोरियल, दोनों बातें बिल्कुल सही है। ह्यूमन का संबंध बहुत समय से, इंटीमेट मतलब गहरा संबंध है किसके, फूलों के साथ। तो 113 का हो जाएगा चौथा, दोनों बातें सही हैं। इन बाइसेक्सुअल फ्लावर विच स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, तो बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों हो। मेल का एंड्रोसियम होता है, फीमेल का गैनीसियम, और एंड्रोसियम जिससे मिल के बना होता है स्टेमन, गैनीसियम का यूनिट कार्पल, बोथ स्टेमन एंड कार्पल।
फ्यूज्ड कार्पेल है कि फ्री है, उसलिए टर्म आता पिस्टिल। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो 114 को हो जाएगा फोर्थ। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, फॉर्मेशन ऑफ कैलिक्स फ्रॉम सिंगल स्पोर, फॉर्मेशन ऑफ करोला फ्रॉम सिंगल स्पोर, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो सेक फ्रॉम सिंगल मेगा स्पोर। आपको भी पता होगा कि मेगा स्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होता था 4 मेगा स्पोर बनते हैं, 3 डिजेनरेट कर जाते हैं, एक ही होता है फंक्शनल। ये फंक्शनल मेगा स्पोर अगर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर बनाता है, जिसका नाम है फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायो सेक, उसी को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इन द गिवन फिगर डायग्राम विच स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल के लिए देखिए फिगर देखिए, यहाँ पे ये जो आपका यूट्राइन कैविटी है, यहाँ पे बच्चा पलेगा, तो आगे वाला जो भी होगा सी और डी यानी सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना, ये मिल के क्या बनाएगा बेटा, बर्थ कैनाल। तो बहुत बड़ी बात थोड़ी ना, ये तो आपको याद होना चाहिए था। तो 116 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका थर्ड, सी एंड डी। इस रीजन को देखो, ये लेवलिंग था सर्विक्स, और एक कैनाल की लेवलिंग होती है जो नैरो होती है, इसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। ये हो गया विजाइना, ये हो गया फैलोपियन ट्यूब, ये हो गया यूट्राइन कैविटी। ठीक है। A man or goes to hospital and they meet to doctor, they are infertile due to inability to male partner to inseminate। अगर देखिए मेल की कमी हो तो मेल की कमी को दूर करने के लिए हम लोग कराते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और मेल में 2 ही कमी हो सकती है, उसका जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया है वो फीमेल जेनेटर ट्रैक्ट में प्रॉपर इंसर्ट नहीं हो पा रहा, जिससे कि इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है। तो हम बाहर से आर्टिफिशियल तरीके से फीमेल में स्पर्म पहुंचा दें। फीमेल में स्पर्म का पहुंचाना कहलाता है इंसेमिनेशन। इन मतलब अंदर, सेमिनेट मतलब सीमन। तो भैया इसको क्या कराएंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब एक तरीका तो ये रहा कि भैया अगर इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मतलब कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, एक्सटर्नल जेनिटलिया पेनिस में इरेक्शन नहीं है। एक तरीका और था लो स्पर्म काउंट। अगर स्पर्म काउंट कम है तो आपको मालूम है जब नेचुरल इंसेमिनेशन होता है तो वेजाइना या सर्वाइकल कैनाल तक पहुंचाता है। उसके बाद आपका सर्वाइकल कैनाल, उसके बाद यूट्रस, ये सब क्रॉस करने के बाद फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। तो इतने रास्ते भर में कई सारे स्पर्म खत्म हो जाते हैं, कई चढ़ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि सब में उतनी अच्छी मोडेलिटी होती नहीं है। तो अगर लो स्पर्म काउंट है तो हमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो कराना है, लेकिन हमें यूट्रस तक पहुंचाना होगा। तो यहाँ पे देखिए IUI जो कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का ही एक टाइप है। तो आंसर हो जाएगा 117 का सेकेंड। जिफ्ट, फीमेल में कोई भी दिक्कत हो जागोड इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र करा सकते हो। मेल में भी दिक्कत तब भी करा सकते हो, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी IVF के अंदर आता है। और हर समस्या का निदान क्या है, IVF महंगा होता है, इसलिए हर कोई डायरेक्ट इसको नहीं यूज करता, छोटे छोटे को यूज कर लेता है। अगर मान लीजिए मेल इंपॉर्टेंट है, इनफर्टाइल है, फीमेल में भी फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं हो रहा, IVF कराइए, बाहर फर्टिलाइज करके आप जायगोड इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र करा सकते हैं या इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र करा सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोडक्टिव इवेंट आर फाउंड ओनली इन ह्यूमन फीमेल नॉट इन ह्यूमन मेल। इनमें से कौन मेल में नहीं है, फीमेल में है, इवेंट है। तो मतलब ऐसा नहीं बताना है कि दोनों में है कि दोनों में नहीं, नहीं, फीमेल में है और मेल में नहीं, ऐसा देना। तो फर्टिलाइजेशन दोनों में है, तो गया नहीं, सॉरी, फर्टिलाइजेशन है, तो फर्टिलाइजेशन तो फीमेल की बॉडी में होता है, तो ये तो सही रहा, मेल के से स्पर्म निकलता है। गैमेटोजेनेसिस एक टर्म था, स्पर्मेटोजेनेसिस, और एक टर्म है बेटा ऊजेनेसिस। एक है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक है ऊजेनेसिस। तो ध्यान रखिएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस जो होता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होगा, ऊजेनेसिस फीमेल में, यानी गैमेटोजेनेसिस के दोनों टाइप हैं, तो दोनों में कॉमन है, तो इसको हटा देंगे। अब देखिए आपको ट्रिक अपनाना चाहिए था कि जिन ऑप्शन में बी है वो गया और ए होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाता अपने आप, थर्ड, ACDE। तो इस क्वेश्चन को, ये PYQ से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही ज़बरदस्त था, जिस साल आया था कई लोग नहीं कर पाए थे। लेकिन अब आपके पास जैसे भी ऐसे ABCD स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन हो, इतना टाइम मत लगाइए। आप समझ गए थे बी नहीं होना, ए होना है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन खाली फीमेल के बॉडी में एम्पुला रीजन में होती है। तो ये फीमेल में है, मेल में नहीं है। गैमेटोजेनेसिस दोनों में होती है गैमेट, तो बी वाला जिन भी ऑप्शन होगा दोनों में है, तो आंसर नहीं होगा। यहाँ पे ए नहीं था, तो इसलिए आंसर नहीं होगा। जेस्टेशन,
तो जेस्टेशन मतलब बेटा आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, फीटल डेवलपमेंट, ये तो फीमेल में होगा, खाली मेल में नहीं होगा। बच्चे पैदा कौन करेगा? फीमेल। पार्चुरेशन, इम्प्लांटेशन फीमेल। तो क्या हो जाएगा? बी को छोड़ के बाकी सारी इवेंट ओनली इन फीमेल है, नॉट इन ह्यूमन मेल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच? प्लेसेंटा से ऑक्सीटोसिन, तो गलत हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन बेटा मैटरनल पिट्यूटरी से निकलता है, वो भी पोस्टीरियर, तो पहले गलत मिल गया। बाकी आपका बोथ वगैरह नहीं, तो पढ़ने की जरूरत नहीं थी। मोरला एम्ब्रियो के होते हैं, 8 से 16 स्टेज को बोलते हैं। ब्लास्टोसिस से इम्प्लांटेशन होता है। हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि कॉर्टिसोल बेटा आपका एनर्जी यील्डिंग है, आपकी बॉडी की एनर्जी ज़्यादा रहेगी, तो बच्चे का डेवलपमेंट भी अच्छे से हो जाएगा। आरबीसी का भी प्रोडक्शन बढ़ाता है कॉर्टिसोल, जिसको बोलते हैं ग्लूकोकार्टिकॉइड, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है। तो 119 का आंसर हो जाएगा, पहला गलत हो गया, ऑक्सीटोसिन। फिगर दिया और पूछा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव, तो बैरियर है, एक कंडोम का फिगर है, ये बेटा आईओडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस नहीं है, ये इम्प्लांट का फिगर है। स्किन में लिया जाता है। पिल का अल्टरनेटिव, पिल हमेशा खाना पड़ता है, लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है, तो दूसरा गलत हो गया। ये आईओडी में कॉपर टी है, और ये बेटा स्टरलाइजेशन है, वो भी क्या है? ट्यूबेक्टोमी है। तो गलत पूछा, तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, इम्प्लांट का फिगर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीएनएज एंड डीनेज? देखिए जब ASE एक साथ लिखा जाए वो स्मॉलर, इसका मतलब ये एंजाइम है, और एंजाइम आपके राइबोजाइम को छोड़ के बाकी सब कैसे हो? तो प्रोटीनेसिस, प्रोटीन एंजाइम है। और डीएनएज मतलब प्लूरल फॉर्म है, तो टाइप ऑफ डीएनए और डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, पहला ही सही हो जाएगा। तो जब पहला सही हो गया, बोथ वगैरह नहीं है, तो आंसर हो जाएगा पहला ही, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं थी। न्यूक्लिक एसिड और पॉलीमर ऑफ, तो न्यूक्लिक एसिड बेटा न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं, दो प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड। राइबोन्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर आरएनए बनाते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर आरएनए बनाते हैं। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर ग्लिसराइड बनाते हैं, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। अब ग्लिसराइड के अलावा और ग्रुप हो जाए तो बेटा कंजुगेट लिपिड, जैसे कि फास्फोलिपिड, लेसिथिन होता है। और बेटा अगर इसका डेरिवेटिव होता है जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, तो उसको बोलते हैं डेराइव्ड लिपिड, जो कि फैटी एसिड, एसिटिक एसिड का डेरिवेशन है। अमीनो एसिड ये बनाता है बेटा प्रोटीन नामक पॉलीमर, जिसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड, और इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड को। 122 का हो जाएगा आंसर, थर्ड। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस वाज प्रपोज बाय डार्विन एंड वैलेस फॉर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन? तो डार्विन, याद रखिएगा, डार्विन में एक चीज सोचना पड़ेगा आपको कि डार्विन नेचुरल सिलेक्शन को प्रेफर करते थे, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन आपका कॉन्सिक्वेंस बनाता था। पहले आप जनसंख्या बढ़ाइए, पॉपुलेशन की साइज बढ़ाइए, उनमें से जो फिट होगा उसी का सिलेक्शन हो जाएगा और वही कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर हम लोग बेटा देखें तो देखिए, पहले जनसंख्या बढ़ाना है, क्योंकि भैया जैसे मान लीजिए कोई भी हो, जैसे मान लीजिए एक पहलवान के 20 बच्चे हैं, एक पहलवान के 2 बच्चे हैं, एक दुबले पतले के 20 बच्चे हैं, तो दोनों ने अपनी जनसंख्या बढ़ाई, एक ने 2 बढ़ा पाई, एक ने 20 बढ़ा पाई। अब कंडीशन खराब हुआ तो जिसके 20 बच्चे थे उसमें से 10-15 मर भी गए, लेकिन 4-5 बचे रहे, तो 4-5 जो बचे रहे उनका क्या हो गया? नेचुरल सिलेक्शन। तो सबसे पहले हमें जनसंख्या बढ़ाना है, तो वेरिएशन नहीं, पहले क्या आएगा? ओवर प्रोडक्शन। तो आपने जनसंख्या बढ़ा के पॉपुलेशन साइज को लगभग बराबर कांस्टेंट बनाया। अब इसके बाद उसमें वेरिएशन होगा, और वह वेरिएशन जो नेचर में बदलते हुए इन्वायरमेंट में फिट हो जाए, उसी का क्या होगा? नेचुरल सिलेक्शन। तो बेटा ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। कैसे बनेगा? पहले जनसंख्या वृद्धि करिए, वृद्धि करके एक लेवल में पहुंची, यानी कॉन्स्टेंसी इन पॉपुलेशन साइज। जैसे बात जो जनसंख्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, तो उसमें वेरिएशन होगा, और ऐसा वेरिएशन जो बदलते हुए इन्वायरमेंट से चूज हो जाए, प्रिफर कर दिया जाए, उसी को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो 123 का आंसर हो जाएगा बेटा थर्ड। तो इसको बड़ा आसानी से लगा सकते थे, ओवर प्रोडक्शन एक ही बार में पहले है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट? होमो इरेक्टस फॉसिल रिकवर्ड इन जावा 1981, इसलिए इनको जावा मैन भी बोलते हैं। क्रेनियल कैपेसिटी होती है 900 cc। तो इनकरेक्ट पहला नहीं है, तो पहला इनकरेक्ट नहीं होने के कारण आपका 2 ऑप्शन तो चले गए, बचा क्या बेटा? दूसरा और तीसरा। निएंडरथल मैन प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, ये बात सही है, 1 लाख से 40,000 साल पहले आए थे। होमो निएंडरथैलेंसिस थे, सेरेमोनियल बरीड करते थे।
और ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया के आसपास रहते थे। तो 2 आपका सही हो गया। अच्छा पूछा, इनकरेक्ट ही पूछा है, ध्यान दीजिए। तो ये दोनों तो सही हो गया, तो आपका भाई करेक्ट इनकरेक्ट पूछा है, तो 2 वाला भी ऑप्शन, वैसे 2 वाला तो इसी में था। डार्विन जज द फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल बाय एबिलिटी ऑफ डिफेंड इटसेल्फ। कोई अपने आप को बचाता है तो डार्विन उसकी फिटनेस को जज करते थे। तो डिफेंड वो भी कैसे, बदलते हुए इन्वायरमेंट में हो तो मैं ज़्यादा सही मानूं। तो भैया ये डिफेंड इटसेल्फ गलत हो जाएगा। डार्विन का फिटनेस था कि जो बदलते इन्वायरमेंट में ओवर रिप्रोडक्टिव हो, अपनी जनसंख्या बढ़ाए और अपने आप को उस बदलते हुए इन्वायरमेंट में सरवाइव करे, जिसको बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और उसमें से जो बेस्ट हो उसी का क्या हो, नेचुरल सिलेक्शन। तो 2 की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। डिफेंड इटसेल्फ का लग रहा है कि जैसे शेर से बचाना, ये सब बचाना, डिफेंड करना एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन डार्विन उसको नहीं माने थे। डार्विन का फिटनेस था रिप्रोडक्टिव फिटनेस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन होता था। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म और रिलेटेड विद बिस्टन बिटुलेरिया, एक मौत था, आपको पता होगा बिस्टन बिटुलेरिया। जब आपका इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म का मतलब हुआ कि जब वहाँ पे इंडस्ट्री आई थी तो कोयले की इंडस्ट्री के कारण पोल्यूशन बढ़ गया, पेड़ की टहनियाँ काली हो गई, तो काला वाला छुप गया, सफ़ेद वाला मर गया। लेकिन जब आपका इलेक्ट्रिसिटी आई तो फिर से पोल्यूशन कम हुआ, तो पेड़ की टहनियाँ फिर से सफ़ेद हुई लाइकेन की ग्रोथ के कारण, तो वहाँ पे वाइट वाला छुप गया और काला वाला मर गया। तो इसको बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो चौथा सही हो गया, तो आंसर हो जाएगा बेटा, खाली तीसरा गलत हो गया। तो डार्विन रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात करते थे, डिफेंड इटसेल्फ को नहीं, मतलब अपना सेल्फ डिफेंस करना हम मान सकते हैं एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन डार्विन नहीं मानते थे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग। इसका मतलब समझिए पहले। डीएनए के 2 स्ट्रैंड थे, एक था 3 to 5 और एक होता 5 to 3। 3 to 5 को हम लोग बोलते थे टेम्पलेट। टेम्पलेट क्यों बोलते थे? क्योंकि सर आपका जो डीएनए इसी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आरएनए बनाता था, तो जिससे बनता उसको बोलते हैं टेम्पलेट। लेकिन जो 5 से 3 था, इसको टेम्पलेट ना बोल के हम लोग बोल देते थे कोडिंग। फिर पूछा गया क्या एक किसी को कोड करता, क्या कोई आरएनए को कोड बोलता? नहीं, आरएनए को कोड नहीं करता। कोडिंग तो आपका टेम्पलेट से बना है, लेकिन ये स्ट्रैंड आरएनए को कोड नहीं करता। लेकिन इसका नाम कोडिंग क्यों रखा गया बताते हैं। कहते हैं कि जो टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री ये वाला स्ट्रैंड है 5 to 3, और इसका सीक्वेंस और आरएनए का सीक्वेंस लगभग सेम होता है, सिर्फ यूरासिल और थायमिन का डिफरेंस होता है। डीएनए में थायमिन होगा तो यहाँ पे यूरासिल होगा, इसलिए इसका नाम बोलते हैं कोडिंग। तो यही लाइन लिखा जाता है, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, इसी को बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। तो अगर ये कोडिंग हो गया तो टेम्पलेट का एक नाम और क्या रख सकते थे बेटा? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग को कभी कभी हम लोग सेंस बोल देते हैं और नॉन कोडिंग को क्या बोल देते हैं? एंटी सेंस। तो आंसर हो जाएगा बेटा 125 का 4। यानी एक गलत नाम पड़ गया, ये भी सोच सकते हो आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन आर नॉट प्रेजेंट? तो H1 नहीं पाया जाता है, बाकी H2A, H2B, H3 और H4 हर एक के 2-2 मालिक्यूल। हिस्टोन ऑक्टेमर में 8 मालिक्यूल ऑफ हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। लाइसिन और आर्जिनिन नमक बेसिक अमीनो एसिड में रिच होता है। वी नो दैट टुडे डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए बेटा जेनेटिक मटेरियल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट दैट आर इन्वॉल्व इन द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल? तो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे? फ्रेडरिक ग्रिफिथ 1928, वॉन सरमार्क, ह्यूगो डिवरीज, कॉल कॉरेंस। ये बेटा आपका मेंडेलियन प्रिंसिपल की रीडिस्कवरी की बात है। कॉलिन मैकलियार्ड, एवरी, तो मैकलियार्ड, मैकार्टी, ये आपके जो 1933 to 1944 बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल सही है। अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेन 1952 T2 बैक्टीरियोफाज, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रिफिकेशन, ये भी थे। कॉल कॉरेंस बेटा आपका जेनेटिक मटेरियल मेंडेलियन प्रिंसिपल को रीडिस्कवरी में है। तो बी हटा दीजिए, तो ई है तो गया, बी है तो गया, बी है तो गया, अपने आप आंसर हो जाएगा सेकेंड। वैसे बी से भी कर सकते थे आप आसानी से,
तो 127 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। और बेटा मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा जब ऐसे ABCDE आए प्रो मेथड जरूर लगाइए, नहीं तो जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इन ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप बेटा एक जीन के 3 एलील में मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है। लेकिन जब हम बात करते हैं AB ब्लड ग्रुप में तो वो आता है कोडोमिनेंस और डोमिनेंस, तो लॉल इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्लियोट्रॉपी की बात नहीं की जाएगी, खाली पहला सही हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 2 ऑप्शन होता कोडोमिनेंस और डोमिनेंस, तो एबीओ में आपको पता होगा एक ब्लड ग्रुप होता है AB जो एक साथ आता है तो कोडोमिनेंट दिखाता है, और A और B जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में होते हैं IAI IBI तो यहाँ पे डोमिनेंट दिखाते हैं। बाकी एक जीन के 3 एलील हैं तो मल्टीपल एलिलिज्म भी होता है, तो तीनों बातें दिखाता है। लेकिन जब एबीओ ब्लड ग्रुप में प्रीफर करना होगा तीनों में से तो बताइएगा मल्टीपल एलिलिज्म, क्योंकि कोडोमिनेंस स्पेसिफिक कंडीशन AB के लिए है, डोमिनेंस A और B के लिए भी है, वो भी कब, जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में होंगे। तो 128 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका पहला। इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन आर हाई एंड जीन आर लूजली लिंक्ड, भाई अगर जीन के बीच का डिस्टेंस हाई है तो दूर दूर होंगे, बहुत अच्छे से लिंक्ड नहीं होंगे, तो लिंकेज कम होगा और रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। तो लिंकेज कम होगा, सही हो गया। रिकॉम्बिनेशन हाई होगा, सही हो गया। परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड मैप यूनिट आर हाई, ये भी सही हो गया। पूछा क्या है, सही नहीं पूछा, गलत पूछा है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, कोई भी बात गलत नहीं है। तो याद कर लेना डिस्टेंस बिटवीन जीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर एंड क्रॉसिंग ओवर का इनवर्स होता है लिंकेज। तो डिस्टेंस बिटवीन ज़्यादा तो रिकॉम्बिनेशन यानी क्रॉसिंग ओवर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, और रिकॉम्बिनेशन लिंकेज का क्या होता है, इनवर्स। सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील, तो 6 अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो इसका निकालने का तरीका होता है, अगर 3 अलग अलग एलील हैं, जैसे IA है, IB है, I है, तो इसको खुद के साथ, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, तो क्या बना, IA 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 IB IA एंड I। अब इसको भूल जाओ, दूसरे को पकड़ो, तो खुद के साथ IB 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 एंड I। अब B को भूलो, लास्ट वाला बच्चा II। तो 6 कॉम्बिनेशन बना। तो एक तरीका था ऐसे निकालने का, तो 3 एलील थे तो उसको 3 + 2 + 1 यानी डिक्रीजिंग आदम जोड़ के भी निकाल सकते हैं, 6 जीनोटाइप पॉसिबल है। यह एक फार्मूला बनता है n/2 ब्रैकेट में n + 1 जीनोटाइप निकालने का, तो n/2 n + 1 आंसर हो जाएगा सेकेंड। तो 132 का सेकेंड, 130 का सेकेंड। विच इज द करेक्ट मैच, फिनाइलकेटोन्यूरिया, ऑटोसोमल लिंक ट्रेट, इलोंगेटेड शेप RBC। तो फिनाइलकेटोन्यूरिया में बेटा आपका RBC का शेप नहीं बदलता है। फिनाइलकेटोन्यूरिया इन बार इनर ऑफ मेटाबॉलिज्म है। टायरोसिन आपका जो फिनाइल एलानिन कन्वर्ट नहीं होता टायरोसिन में, एंजाइम की कमी होती है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेज, क्रोमोसोम नंबर 12। तो अगर बेटा पहला मैचिंग देखा जाए तो गलत है। तो आप देखिए सिकल सेल एनीमिया, ऑटोसोमल रिसेसिव सही है, मेंटल रिटार्डेशन गलत हो जाएगा। मेंटल रिटार्डेशन आपका सिम्टम आता है फिनाइलकेटोन्यूरिया का। हीमोफीलिया, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव सही है, नॉन स्टॉप बिल्डिंग सही हो गया। तो C की मैचिंग सारी सही है। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस ये बेटा आपके सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में आते हैं। तो 132 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, C वाली बातें सही है। हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट इनकरेक्ट रिगार्डिंग मेंडेलियन डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडेलियन डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में कौन सी चीज़ें इनकरेक्ट हैं। टाइप ऑफ गैमीट, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस मान लीजिए कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल i, दोनों हाइब्रिड लेना होगा। और गैमेट का फार्मूला था 2 की पावर n, और जितने भी हेटेरोजाइगस होते हैं 2 की पावर 2, 4 गैमेट बनेगा। जीनोटाइप का फार्मूला होता है 3 की पावर n, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 यानी 9 हो जाएगा। फिनोटाइप की फार्मूला होता है 2 की पावर n, तो 4 प्रकार के फिनोटाइप बनेगा। रिकॉम्बिनेंट की बात करते हैं तो 9 जो आपका फ्रीक्वेंसी आता है 9:1:1:9:3:3:1। तो ये जो 9 और 1 कैसे होते बेटा, पेरेंटल टाइप, याद होना चाहिए चीज़ें आपको। और जो ये 6 होते हैं वो कैसे होते हैं, रिकॉम्बिनेंट। तो ये 8 की जगह 6 होना चाहिए, टोटल प्रोजेनी 16 बनता है, सही है। जीनोटाइप 9 होना चाहिए, फिनोटाइप और गैमेट 4-4।
तो 2 गलत 2 सही पूछा है गलत, तो आंसर हो जाएगा बी और सी यानी थर्ड। A free living fungi that are very common in the root ecosystem and are effectively बायोकंट्रोल एजेंट, इसको बोलते हैं ट्राइकोडर्मा। देखिए माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन एंड ट्राइकोफाइटन, ये रिंग वर्म इन्फेक्शन कॉजन वाले फंगल जनरा हैं। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकलता साइक्लोस्पोरिन, ये इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग एजेंट की तरह आता है और मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट को दिया जाता है। और ट्राइकोडर्मा अगर रूट के आसपास मिलता है तो उसको डिजीज से बचाता है, यानी एज अ बायो कंट्रोल एजेंट भी यूज किया जाता है। तो ट्राइकोडर्मा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट बाय एंटी वेनम इज, तो बेटा अगर हम बोले स्नेक बाइट का ट्रीटमेंट करना है तो स्नेक बाइट में चांसेस ऑफ सर्वाइवल लेस है। और देखिए अगर ऐसा हो जिसमें सर्वाइवल का चांस कम हो, मतलब मरना निश्चित हो, साथ ही साथ इसका होने की संभावना भी कम हो, मतलब स्नेक किसी को यानी सांप काटे ये जरूरी नहीं है। तो ऐसे केस में आप पहले से वैक्सीन नहीं लगाओगे तो क्या करते, जब काट लेगा तो मर जाओगे, तो बनी बनाई दी जाती है, यानी कि पैसिव देनी चाहिए, आर्टिफिशियल पैसिव। तो आर्टिफिशियल, एक्वायर्ड एंड पैसिव। एक्वायर्ड मतलब लाइफ टाइम में एक्वायर किया है, एक्वायर्ड वर्ड ना यूज करते तब भी चल जाता, आर्टिफिशियल पैसिव में आएगा। हालांकि आप भी जानते हो इनेट मतलब सिंस बर्थ होना चाहिए, और ये आपके जन्मजात नहीं है, जीवन में आपने बाहर से आर्टिफिशियल तरीके से एक्वायर किया है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिव मतलब आपकी बॉडी खुद बनाए, और खुद बनाने के लिए आपको समय चाहिए। तो इसके लिए ज़्यादातर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एक्टिव पे होता है। जब कोरोना वायरस के खिलाफ जो हमें वैक्सीन दी गई वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन थी, यानी हम कोरोना वायरस का कोई जेनेटिक वेरिएंट बनाए, अपने बॉडी में दे दिया, तो हमारी बॉडी खुद उसके खिलाफ क्या बना रही है, एंटीबॉडीज़। तो हमारी बॉडी खुद बना रही है तो कैसा हो गया, एक्टिव। लेकिन हाँ हमें मालूम है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जब वैक्सीन लगा लेंगे तो अब उससे जब भी हमें क्या होगा कि खतरा होगा या कभी कोरोना वायरस हमको पकड़ा तो उस वैक्सीन के कारण हम लोग बच जाएंगे। अब पैसिव वाले में क्या दिक्कत होती है, पैसिव वाले में हमें एंटीबॉडीज बनी बनाई देनी पड़ती है। तो बनी बनाई एंटीबॉडी अगर मैं दूं तो मैंने जैसे बोला कि भैया कि आपको स्नेक काटे उसके लिए लाइए हम ऐसी दवा दे दें कि आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाए, यानी एक्टिव वाला, तो कोई नहीं लेगा। तो इसलिए इमरजेंसी सिचुएशन वाले के लिए हम लोग डायरेक्ट बनी बनाई बना के रखे हैं, जब कभी काटेगा लगा देंगे धाए से, बॉडी में बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी 134 का हो जाएगा सेकंड। जैसे कि टिटनेस वाला, वो भी कैसा होता है, उसमें भी वह कुत्ता किसी को काटे या पागल जानवर काटे इसकी संभावना कम है, लेकिन मरना निश्चित है। रेबीज वाला, तो रेबीज, टिटनस और आपका ये जो स्नेक बाइट होता है, इसमें हम लोग बनी बनाई बना के रखते हैं, जब कभी काटेगा दे देंगे। ड्यूरिंग मल्टीपल सर्जरी व्हाट इज द ड्रग गिवन टू पेशेंट बाय डॉक्टर, तो भैया अगर सर्जरी हो रही है तो उसको चरस तो दोगे नहीं, कोकेन दोगे नहीं, लेकिन मार्फिन बेटा सिडेटिव पेन किलर के रूप में क्या है तो दे सकते हो। पेपावर सोमनीफेरम पॉपी प्लांट के लेटेक्स से निकाला जाता है मार्फिन। मार्फिन के डाइएसिटाइलेशन से हीरोइन बनता है और मिथाइलेशन से बनता है कोडीन। तो ये रहा बेटा डिस्कशन 135 तक। अब इसके आगे का डिस्कशन कराएंगे डॉक्टर सैलिम मिश्रा सर। स्वागत करिए, थैंक यू सो मच। एनालाइज करिए, गलतियों को रेक्टिफाई करिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाय बाय। सो हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 101 टू 135 अभी मनीष सर ने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 136 टू 170 मैं डिस्कस करूंगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैव हैलुसिनिक प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन नंबर 136। हैलुसिनोजेनिक मतलब जो हैलुसिनेशंस कॉज करते हैं, जेनिक मतलब टू जनरेट उत्पन्न करने वाले, तो ये हैलुसिनेशंस कॉज करते हैं। हैलुसिनेशंस, और हैलुसिनेशंस क्या होते हैं, हैलुसिनेशंस जो हैं ये डिस्टॉर्टेड परसेप्शंस, जो हमारा विजुअल है दिखता है वो परसेप्शन डिस्टॉर्टेड हो सकता है, जो सुनाई देता है ऑडियो या जो टाइम है इसको लेकर के डिस्टॉर्शन हो सकता है। तो ये हैलुसिनिक प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो इसमें किस प्लांट में है, तो धतूरा में है, एट्रोपा बेलाडोना, सोलेनेसिकाई मेंबर, एरिथ्रोजाइलम कोका, इससे ऑब्टेंड होता है कोकेन, और नेटिव प्लांट है ये साउथ अमेरिका का।
और कोकेन वैसे तो स्टिमुलेंट है, लेकिन ये हाई डोज में हैलुसिनेनिक होगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 136 का फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 137। 137 में दिया हुआ है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। और सेकंड स्टेटमेंट दिया है, योगा हैज़ बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम इमेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो यहाँ पर ये जो दिए हुए हैं, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज, अवेयरनेस अबाउट डिजीज़ और वेक्टर कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट और वैक्सीनेशन, ये सब मेंटेन करने के लिए गुड हेल्थ। तो ये स्टेटमेंट सही है। और योगा हैज़ बीन प्रैक्टिस साइंस टाइम इमेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 137 का करेक्ट आंसर होगा 4। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 138, द प्लांट्स हैव फॉर गैसियस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज के लिए प्लांट्स में क्या प्रेजेंट है? तो ये ब्रीदिंग प्लांट्स में भी होती है, गैसेस एक्सचेंज यहाँ पर भी होगा, मैकेनिकल प्रोसेस होगा ब्रीदिंग। स्टोमेटा एंड हाइडेथोड्स, हाइडेथोड्स आर फॉर गटेशन, गटेशन होता है वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। और क्यूटिकल एंड लेंटिसल्स, क्यूटिकल, क्यूटिकल ये वैक्सी कोटिंग है, ये प्रोटेक्शन के लिए होगी। और स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स ये होते हैं गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं, ये ट्रांसपिरेशन में भी। तो स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स आर फॉर गैसेस एक्सचेंज। और यहाँ पर स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं, स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन प्लांट्स। रीज़न उसका क्या है? तो यहाँ पर प्लांट्स जो है दे डू नॉट हैव ग्रेट डिमांड्स, नॉट शो ग्रेट डिमांड्स, और गैसेस को ट्रांसपोर्ट के लिए ज़्यादा डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेड। और जो लिविंग सेल्स हैं वो सरफेस पर होते हैं, लिविंग सेल्स आर प्रेजेंट ऑन सरफेस। तो इंडिविजुअल सेल की नीड जो होगी वो डायरेक्टली फुलफिल हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर डायरेक्ट जो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो एब्सेंट हैं। और स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स दीज आर मीन्ट फॉर गैसेस एक्सचेंज। तो आंसर हुआ यहाँ पर 4th क्वेश्चन नंबर 139, विच ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप AB, यहाँ पर एंटीजन A भी होता है और B एंटीजन भी प्रेजेंट है। और इसके अलावा यहाँ पर प्लाज्मा होगा। और प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं एंटीबॉडीज़। तो चूँकि यहाँ पर दोनों ही A और B एंटीजन है, इसलिए यहाँ पर एंटीबॉडीज़ नहीं होंगे। और जब डोनर का RBC आएगा, डोनर का जब RBC आएगा इसमें, तो RBC के ऊपर जो एंटीजन्स है, जो यहाँ पर एंटीजन्स होते हैं, इन एंटीजन्स और इन एंटीबॉडीज़ के बीच में ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर चूँकि एंटीबॉडीज़ हैं नहीं, तो यहाँ पर किसी भी ब्लड ग्रुप का, चाहे वो A ब्लड ग्रुप हो या B ब्लड ग्रुप हो, AB हो या O हो, वो सारे यहाँ पर दिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए एंटीबॉडीज़ है ही नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ AB। और AB में भी अगर पूछा जाए AB पॉजिटिव या AB निगेटिव कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, तो AB पॉजिटिव, सॉरी, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है, तो यहाँ पर AB पॉजिटिव जो होगा वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा। AB पॉजिटिव क्यों? क्योंकि इसके पास अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है, रेसिस फैक्टर, तो RH फैक्टर प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर एंटीबॉडीज़ का एंटी RH नहीं होगा। तो ये AB पॉजिटिव जो होगा वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट हुआ। इसको A पॉजिटिव, A नेगेटिव किसी भी तरीके का, या B पॉजिटिव या B नेगेटिव किसी भी तरीके का ब्लड दिया जा सकता है, या AB पॉजिटिव या AB नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा
फर्स्ट AB। और यूनिवर्सल डोनर जो होता है, यूनिवर्सल डोनर है O, और O में भी O नेगेटिव, ये यूनिवर्सल डोनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। In fermentation, say by yeast, the incomplete oxidation of glucose is achieved under anaerobic condition by set of reactions where pyruvic acid is converted to carbon dioxide and ethanol। तो ईस्ट में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अगर होगा तो पायरुविक एसिड CH3COCOOH, यहाँ से पहले सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा, और एंजाइम यहाँ पर होगा पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। इससे बनेगा एसिटल्डिहाइड CH3CHO, और एसिटल्डिहाइड से फिर बनता है एथिल अल्कोहल, और यहाँ पर एंजाइम होगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो ये स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। इन एनिमल सेल ऑल्सो लाइक मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड इज रिड्यूस टू लैक्टिक एसिड बाय डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पर इसका रिडक्शन होता है। रिडक्शन कौन करता है? NAD2H। तो लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ये सिंगल स्टेप में कन्वर्ट होगा, या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी जो होता है वो सिंगल स्टेप, जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है वो 2 स्टेप में। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है। 140 का करेक्ट आंसर होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, given below are two statements. The systemic circulation provide nutrients, oxygen and other essential substance to the tissues and takes carbon dioxide and other harmful substances away for elimination। तो ये सही है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये शुरू होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी टिश्यूज़ में जाएगा, और बॉडी टिश्यूज़ से फिर सिस्टेमिक वेंस के थ्रू ये राइट एट्रियम, तो इसे बोला जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी टिश्यूज़, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ये बॉडी टिश्यूज़ को क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, और बॉडी टिश्यूज़ से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ज़्यादा होगा, ये ले जा करके पहुंचाएगा राइट एट्रियम में। तो टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस अवे फॉर एलिमिनेशन। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए। ट्यूनिका मीडिया इज़ कंपैरेटिवली थिक इन द वेन्स देन आर्टरी। तो वेन्स ज़्यादा थिक नहीं होती हैं, आर्टरी ज़्यादा थिक होती है, क्योंकि ये लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होता है ये एओर्टा में जाता है और फिर यहाँ से आर्टरीज़ में। तो इस वजह से आर्टरी जो कि वो वेन के कंपैरिजन में लेफ़्ट वेंट्रिकल के ज़्यादा पास में, मतलब इसको ज़्यादा प्रेशर बियर करना होगा, तो इस वजह से इसकी वॉल्स जो होंगी वो थिकर होंगी। और थिक किस वजह से होती हैं? इसमें जो ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना या इंटिमा, ये 3 लेयर्स होती हैं। इसमें से ट्यूनिका मीडिया जो होगी वो थिक होती है आर्टरी में। तो वेन्स में यहाँ पे गलत दिया हुआ, कंपैरेटिवली थिक इन द वेन्स, ये गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। 141 इज़ सेकेंड। Now we move to another question, question number 142. Given below are two statements, assertion and reason. New York at 41 degree north has 105 species of birds and Greenland at 71 degree north only 56 species of birds. तो ये लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट कहलाता है। इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ मूव करते हैं तो लैटिट्यूड बढ़ेगा, और लैटिट्यूड जब बढ़ेगा तो बायोडाइवर्सिटी जो होगी वो कम होगी। लैटिट्यूड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बायोडाइवर्सिटी। इसी तरह से एल्टीट्यूड भी, अगर हम सी लेवल से ऊपर की तरफ आएंगे, माउंटेन्स की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पर भी बायोडाइवर्सिटी कम होगी। उसको बोलते हैं एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट, एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड या लैटिट्यूड बढ़ने पे बायोडाइवर्सिटी कम होती है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए लिखा हुआ है न्यूयॉर्क जो 41 डिग्री नॉर्थ पे है और जो ग्रीनलैंड जो 71 डिग्री नॉर्थ पर है, यहाँ पर स्पीसीज़ जो ऊपर जाने पर ये 56 रह गई हैं। पहले कितनी थी? 105 41 डिग्री नॉर्थ पर। यहाँ पर सपोज़ है तो ये 105 है, और ऊपर गए तो ये 56 रह गई। जितना इक्वेटर पर अगर होंगे, पोल पर होंगे, इक्वेटर पर अगर होंगे
तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। जैसे कोलंबिया जो है वो दिया हुआ है, कोलंबिया में ये 1400 है, और कोलंबिया कहाँ पर है, ये इस इक्वेटर के पास है, नियर इक्वेटर। तो यहाँ पर 1400 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स हैं। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, और ये रीज़न भी सही दिया हुआ है, और इसी को बोलते हैं एल्टीट्यूडिनल ग्रेडियंट। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा बायोडाइवर्सिटी कम होगी। इक्वेटर पर ये 0 डिग्री और 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये होता है ट्रॉपिकल रीजन। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो 142 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 4th। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर हॉट स्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, जो स्पीसीज रिचनेस हैवी हाई स्पीसीज रिचनेस और हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। एंडेमिज्म का मतलब हुआ कि वो जो है वो स्पीसीज जो है वो सिर्फ उस पर्टिकुलर रीजन में है, कहीं और नहीं पाई जाएगी, तो इसे बोला जाएगा एंडेमिज्म। तो हॉट स्पॉट्स जो होते हैं ये हाई स्पीसीज रिचनेस शो करते हैं और एंडेमिज्म शो करते हैं। तो अगर इनको यहाँ पर स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए तो इसको बोला जाएगा इन सीटू कंजर्वेशन। जहाँ पर है वहीं पर अगर इसको कंजर्व करें तो इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल होगा ये। और यहाँ पर अगर इसको प्रोटेक्शन मिले तो ये लगभग 30% तक रिड्यूस कर सकता है ऑनगोइंग मास ऑफ एक्सटिंक्शन। और इस समय कितना है, कवर्स लेस देन 2% ऑफ अर्थ्स लैंड एरिया, सर्व एज इन सीटू कंजर्वेशन। तो यहाँ पर हॉट स्पॉट के लिए ये सारे पॉइंट सही दिए हुए हैं। तो ऑल ऑफ द अबव। 143 इज़ 4th। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। On careful analysis of records of biodiversity loss, which group found to be more vulnerable to extinction? तो ये along the text सा एक जैसा नहीं है, रैंडम है। बायोडाइवर्सिटी लॉस एम्फीबियंस में कितना है, एम्फीबियंस में सबसे ज़्यादा है 32%, मैमल्स का है 23% और बर्ड्स का कितना है 12%। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एम्फीबियंस, ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है टू एक्सटिंक्शन। तो 144 का करेक्ट आंसर हो गया 2nd। नेक्स्ट, इफ़ एनी प्रोटीन इंकोडिंग जीन इज़ एक्सप्रेस्ड इन ए हेट्रोलोगस होस्ट इट इज़ कॉल्ड। तो एनी प्रोटीन इंकोडिंग जीन, तो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जब इसकी हम क्लोनिंग कर लेते हैं तो इसको हम फिर होस्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो होस्ट कौन सा होता है, हेट्रोलोगस होस्ट। हेट्रोलोगस होस्ट का मतलब हुआ कि इसके पास जो जीन है वो कौन सी है, वो फॉरेन जीन है, वो ऑब्टेन की गई है किसी और स्पीसीज से। ऑब्टेन फ्रॉम जीन इज़ ऑब्टेन, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमारी डिज़ायर्ड जीन है वो ऑब्टेन की गई है, जीन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अदर स्पीसीज़, और वो इसमें इस होस्ट में एक्सप्रेस हो रही है। तो इसको बोला, इस होस्ट को बोला जाएगा हेट्रोलोगस होस्ट। और हेट्रोलोगस होस्ट के एग्जांपल्स हो गए जैसे मैमेलियन सेल में अगर वो एक्सप्रेस हो, या फिर बैक्टीरियल सेल, या फिर ईस्ट सेल सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। तो ये सब एग्जांपल्स हैं हेट्रोलोगस होस्ट के। इन सब में अगर हमारी जो फॉरेन जीन है उसको एक्सप्रेस हो रही है तो उससे जो प्रोटीन बनेगी उसे बोला जाएगा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन 146। इन ऑर्डर टू मेक बैक्टीरियल सेल कॉम्पिटेंट to take recombined DNA, these are treated with divalent cations such as calcium. तो how this enables the entry of recombinant DNA into the cell? तो कैल्शियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, और कैल्शियम क्लोराइड जो होगा ये इसमें डाइवेलेंट कैटाइंस
और ये कैटायंस क्या करते हैं, ये जो निगेटिव चार्ज है बैक्टीरिया का उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो डीएनए है जो कि खुद भी निगेटिवली चार्ज्ड है, इसका रिपल्शन कम होगा और ये स्टेबलाइज करते हैं मेम्ब्रेन को, स्टेबलाइज करते हैं मेम्ब्रेन को। और इसकी वजह से ये पोर्स जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं उससे डीएनए जो होगा ये एंटर करेगा। तो दिस इंक्रीजेज द एफिशिएंसी विद विच डीएनए एंटर्स द बैक्टीरियम थ्रू पोर्स इन इट्स सेल वॉल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा 46 का सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस ए पैथोजन ऑफ। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इसको बोलते हैं नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। और ये पैथोजन किसका है, ये डाइकॉट प्लांट्स, लेकिन ऑल डाइकॉट प्लांट्स नहीं, वहाँ पर एनसीईआरटी में देखना वहाँ पर सेवरल डाइकॉट प्लांट्स लिखा हुआ है। और ये क्या करता है, ये ट्यूमर इंड्यूस करता है और इसके लिए ये टीडीएनए ट्रांसफ़र करता है, टीडीएनए, और इसमें ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो सेवरल डाइकॉट प्लांट्स। और ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इसको नॉन पैथोजेनिक बना करके फिर इसको यूज़ करते हैं एज ए वेक्टर, किस में, प्लांट्स में। प्लांट्स में जब हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करना होता है तो वेक्टर का यूज़ हम लोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का करते हैं। तो 146 का करेक्ट आंसर हुआ फोर्थ। Who has got the ability to transform normal cells into cancerous cells in animals? तो नॉर्मल सेल को अगर कैंसरस सेल में ट्रांसफॉर्म किया जाए तो ये कौन सा करेंगे, ये रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस। और रेट्रोवायरस को भी वेक्टर्स के रूप में यूज़ करते हैं, नॉन पैथोजेनिक, इनकी पैथोजेनिसिटी ख़त्म की जाती है पहले, फिर इनको वेक्टर्स के रूप में। और ये एनिमल्स में अगर हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करना होगा तो एनिमल्स के लिए ये वेक्टर्स का काम करेंगे। तो 148 का करेक्ट आंसर हुआ फर्स्ट। नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स जिनका डीएनए मैनिपुलेट हुआ है और इसमें फॉरेन जीन प्रेजेंट है। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या हुए, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हुए जिसमें फॉरेन जीन प्रेजेंट है। तो इंड्यूसिंग जीन म्यूटेशन, अरेस्टिंग स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, डिलीटिंग सेक्स क्रोमोसोम एंड इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन्स। तो ये किसके लिए, इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स। 149 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर पीसीआर। तो पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इसको यूज़ किया जाता है किसके लिए, जीन एम्प्लीफिकेशन के लिए। इन दिस सेक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज इन विट्रो, आर्टिफिशियल कंडीशन में, इन विट्रो का मतलब आर्टिफिशियल, यूजिंग 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स। तो डीनेचुरेशन में पहला स्टेप इसका डीनेचुरेशन है, जब इनके बॉन्ड्स टूटते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स डीएनए के, और इसके बाद है फिर एनीलिंग। एनीलिंग स्टेप में हम लोग प्राइमर्स यूज़ करते हैं, और प्राइमर्स के बाद फिर थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, इसी को बोलते हैं टैग पॉलीमरेज। टैग का मतलब थर्मस एक्वेटिकस से ऑब्टेन्ड हुआ ये टैग पॉलीमरेज, इसको यूज़ करते हैं। ईच साइकिल हैज़ 3 स्टेप्स। तो डीनेचुरेशन, एनीलिंग, और इसका लास्ट स्टेप है एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन में ही हम लोग यूज़ करते हैं ये टैग पॉलीमरेज। प्लस इसमें यूज़ करते हैं डीएनटीपीज़, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। और डीनेचुरेशन स्टेप का अगर टेम्परेचर देखें तो ये 94 to 96 डिग्री पर किया जाता है, ये 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर। टैग पॉलीमरेज जो होता है थर्मोस्टेबल है, इसीलिए इसको इतने टेम्परेचर पर यूज़ किया जाता है। तो इसके करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हुआ, फोर्थ। ये तीन के तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 151। द कंजम्पशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स कैन प्रिवेंट द काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस एसोसिएटेड विद विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस
और ये नाइट ब्लाइंडनेस प्रिवेंट की जाती है बायोफोर्टिफिकेशन के द्वारा। प्लांट्स में बीटा कैरोटीन जीन इंट्रोड्यूस की जाती है, गोल्डन राइस है, और गोल्डन कलर किस वजह से होता है? ये बीटा कैरोटीन की वजह से, बीटा कैरोटीन जीन। और कैरोटीन क्या है? ये प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का, प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। तो इसको यूज़ करते हैं। फ्लेवर सेवर टोमेटो, ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने के लिए, शेल्फ लाइफ इसकी बढ़ाता है, ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने के लिए है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ 151 इज़ फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स आर यूजफुल इन। तो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स जिनका डीएनए मैनिपुलेट किया गया हो। जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स जिनका डीएनए मैनिपुलेटेड है, डीएनए के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है, कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो डीएनए इज़ मैनिपुलेटेड, वो कहलाएंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो इंक्रीज यील्ड्स, सही है, पैदावार बढ़ाते हैं ये। रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स होंगी। प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये किस तरह से? बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस, मिनरल्स का बेटर यूटिलाइजेशन, तो जिसकी वजह से फर्टिलिटी बनी रहती है, कम मिनरल्स को यूज़ करके अपना काम चला लेते हैं ये। तो इसका भी आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही सही हैं। यहाँ पर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, इनको भी कम करते हैं ये, जैसे फ्लेवर सेवर टोमेटो, अभी हम लोगों ने जो एग्जांपल देखा था पिछले क्वेश्चन में। एबायोटिक स्ट्रेसेस को भी कम करते, एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट प्लांट्स तैयार करते हैं। तो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर इनकरेक्ट मैच पूछा गया है। मियोसिस, सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो इंटरफेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा, और उसके बाद मियोसिस 1 और मियोसिस 2, इनके बीच में होता है इंटरकाइनेसिस, और यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। तो सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये सही दिया हुआ है यहाँ पर। माइटोसिस, सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये भी सही है इंटरफेज में। प्रोफेज 2, रिकॉम्बिनेज एंजाइम यूज्ड, तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम की ज़रूरत कब पड़ती है? ये क्रॉसिंग ओवर में, और किस स्टेज में? पैकेटीन स्टेज में। तो प्रोफेज 1 होना चाहिए था, प्रोफेज 2 नहीं, पैकेटीन। प्रोफेज 2 में सिंपल सा ये, प्रोफेज 2 में सब स्टेजेस वहाँ पर है ही नहीं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये सब किसकी हैं? प्रोफेज 1 की। सेल प्लेट, सेल प्लेट किस में? इस फैगनम में, साइकस में। तो सेल प्लेट मेथड किसका है? ये साइटोकाइनेसिस का मेथड है, और ये प्लांट्स में होता है। और अगर एनिमल सेल होगा तो यहाँ पे फरोइंग मेथड, या इसको बोलते हैं सेल क्लीवेज, ये फरोइंग मेथड, ये एनिमल सेल में, क्योंकि प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो रिजिड है, और यहाँ पर ये एक्सटेंसिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस वजह से ये फरोइंग मेथड, और प्लांट्स में सेल प्लेट। तो इनकरेक्ट मैच कौन सा हुआ यहाँ पर? 153 का थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 154। इफ इन एन ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 48, अगर 48 क्रोमोसोम है, देन ड्यूरिंग सेल साइकिल व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G1, S एंड G2 फेज रिस्पेक्टिवली। तो ऑर्गेनिज्म का नंबर दिया हुआ है 48, इसके बाद पूछा गया G1, S और G2 में। तो यहाँ पर जितना डीएनए कंटेंट होगा, डीएनए कंटेंट, तो G1 में भी प्लॉइडी वही रहेगी और डीएनए कंटेंट भी वही रहेगा। एस फेज़ में प्लॉइडी वही रहेगी लेकिन डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा। G2 में भी प्लॉइडी वही रहेगी, डीएनए कंटेंट, यहाँ पर कोई डिवीज़न वगैरह नहीं हुआ, तो 4C से 4C ही जाएगा। तो ओवरऑल प्लॉइडी क्या है? वो सेम है, 48, 2 एंड डिप्लॉयड पहले भी था, अभी भी है। तो क्रोमोसोम नंबर कितने रहेंगे? ये 48। (154) का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर थर्ड,
नेक्स्ट क्वेश्चन 155, यहाँ पर इनकरेक्ट मैच पूछा गया है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ग्रे मैटर, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में क्या ग्रे मैटर है, सही है, सेल्स का बना हुआ है। इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये क्या है, ये वाइट मैटर, ये ट्रैक्ट्स हैं, बंडल्स ऑफ फाइबर्स, तो वाइट मैटर के हैं, सही है ये। न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, हाइपोथैलेमस में ये रिलीजिंग फैक्टर, इनिबिटरी फैक्टर्स, हार्मोन्स जो बनाते हैं, तो ये भी सही है। एमिगडेला, एमिगडेला इज़ नॉट द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, ये किसका पार्ट है, ये फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन में भी किसका, ये लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम जो होगा ये किसके लिए, ये हाइपोथैलेमस के साथ इमोशनल ब्रेन कहलाता है। हाइपोथैलेमस के साथ ये इमोशंस को कंट्रोल करेगा, इमोशनल ब्रेन। तो एमिगडेला इज़ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, ये गलत दिया हुआ है, बाकी की मैचिंग सही है। तो 155 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 156, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। C4 प्लांट मेज, सही है ये। फॉस्फोग्लाइकोलेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट किस में बनता है, फोटो रेस्पिरेशन में। फोटो रेस्पिरेशन में दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और दूसरा है फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन का है, इसीलिए इसे फोटो रेस्पिरेशन को हम लोग C2 साइकिल भी बोलते हैं। तो फॉस्फोग्लाइकोलेट एसोसिएटेड विद फोटो रेस्पिरेशन, सही है। RUBP, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ये 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये भी सही है। तो सेलेक्ट द करेक्ट मैच में क्या हुआ, ये सारे के सारे ही सही हैं। 156 इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 157, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। कैल्विन प्रपोज दैट प्लांट्स चेंज लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, सही है ये। जो फोटॉन्स के फॉर्म में आ रही है फिजिकल एनर्जी, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में, बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में ATP, और लाइट एनर्जी, लाइट रिएक्शन में ATP और NADP2H बनता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इन एन ऑर्गेनाइज्ड एरे ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स एंड अदर सब्सटेंसेस, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है साइक्लिक वे में और नॉन साइक्लिक में भी। द मैपिंग ऑफ द पाथवे ऑफ कार्बन एसिमिलेशन इन फोटोसिंथेसिस आर नोबेल प्राइज टू कैल्विन इन 1971। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था कार्बन का पाथ ट्रेस करने के लिए, लेकिन 1971 में नहीं, 1961 में। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पर सही है, बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। तो 157 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 158, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर कॉकरोच। तो कॉकरोच के लिए अगर इनकरेक्ट मैच पूछा जाए तो क्रॉप, स्टोरिंग ऑफ फूड, तो क्रॉप और गिजर्ड जो बर्ड्स में प्रेजेंट है वो कॉकरोच में भी है, तो क्रॉप किसके लिए, स्टोरिंग ऑफ फूड, सही है। हीमोलिम्फ, कलरलेस प्लाज्मा प्लस इसमें हीमोसाइट्स हैं, जो ब्लड सेल्स हैं उनको हीमोसाइट्स बोलते हैं, ये भी सही है। ब्लड वेसल्स, यहाँ पर ब्लड वेसल्स यहाँ पर वेल डेवलप्ड नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर सिस्टम कैसा है, ओपन टाइप, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ओपन टाइप का है, मतलब यहाँ पर ब्लड जो होगा ओपन स्पेसेस में फ्लो करेगा, ब्लड वेसल्स एब्सेंट होंगे। चैम्बर्स ऑफ हार्ट ग्रेटर देन फ्रॉग, तो यहाँ पर 13 चैम्बर, 13 चैम्बर हैं, सिंगल हार्ट है। और यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन फ्रॉग, तो ग्रेटर देन फ्रॉग नहीं, यहाँ पर ग्रेटर देन फ्रॉग 13 चैम्बर हैं, सही है। ग्रेटर देन फ्रॉग क्योंकि फ्रॉग के चैम्बर्स कितना है, यहाँ पर 2 आर्किल हैं और 1 वेंट्रिकल, 3 चैम्बर हैं। तो 158 का करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट पूछा गया है तो ब्लड वेसल्स, 158 इज थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 159, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर इनकरेक्ट मैच पूछा गया है। कैटेकोलामाइंस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, तो ये ग्लाइकोजिनोलिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, सही है ये। और कैटेकोलामाइंस हैं क्या, तो कैटेकोलामाइंस जो होते हैं ये एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन को बोला जाता है। एड्रिनलिन इमरजेंसी हार्मोन, तो एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन ये जो हैं ये कैटेकोलामाइंस हैं। और ये कहाँ से आते हैं, ये एड्रिनल मेडुला से।
तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन सही है। कैटाकोलामाइंस ये लिपिड्स के लिए ब्रेक डाउन के लिए भी तो लाइपोलिसिस करते हैं, सही है ये प्रोटियोलिसिस भी करते हैं, ये भी सही है। जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर लेयर ऑफ एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला नहीं, ये किस में है, कॉर्टेक्स की लेयर है। ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस, तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट दिया हुआ है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। तो 159 का करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 160, इन द गिवन बिलो एग्जाम्पल हाउ मेनी प्लांट्स आर मेंबर्स ऑफ ब्रेसिकेसी। तो ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी पुराना नाम है, ब्रेसिकेसी नया नाम। तो इसमें रेडिश है, टर्निप है, मस्टर्ड है, कॉलीफ्लावर है। शुगर केन ये मोनोकॉट, ये सब जो होंगे ये किसके हैं, ब्रेसिकेसी क्रूसीफेरी के। अश्वगंधा ये सोलेनेसी का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 1 2 3 4 मेंबर्स जो हुए ये हुए ब्रेसिकेसी के। तो 160 का करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 161, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन। इनमें से कौन सा प्रोटीन का टाइप है। तो रिसेप्टर, एंटीबॉडी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो रिसेप्टर्स आर प्रोटीन्स, एंटीबॉडी ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स ये भी प्रोटीन हैं, 2 H2L2, 2 हैवी चेन्स, 2 लाइट चेन्स। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये एंजाइम CO2 + H2O H2CO3 और इसका ब्रेकडाउन में भी काम करता है ये। तो 161 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 162, इनवॉलेंट्री मसल्स आर प्रेजेंट इन। इनवॉलेंट्री का मतलब अनैच्छिक मसल्स जो हमारी इच्छा के अधीन नहीं है। तो ब्लड वेसल्स, स्टमक और इंटेस्टाइन, सही है ये। इनवॉलेंट्री मसल्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं, ब्लड वेसल्स में भी हैं, स्टमक में भी हैं और इंटेस्टाइन में भी हैं। स्मूथ मसल्स होंगे ये। और स्मूथ मसल्स कैसे होते हैं, फ्यूजी फॉर्म, इस तरह का शेप होगा, टेपरिंग एंड्स होगा और ये यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। और ये कैसे होते हैं, नॉन स्ट्राइटेड। तो यूनी न्यूक्लिएट हो गए और इसके अलावा ये नॉन स्ट्राइटेड। और ये कैसे हैं, फ्यूजी फॉर्म। फ्यूजी फॉर्म मतलब स्पिंडल शेप, टेपरिंग एट एंड्स, पॉइंटेड है एंड्स पर और बीच में फूले हुए हैं, फ्यूजी फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 163, तो 163 का करेक्ट आंसर, एट द इकोसिस्टम लेवल इंडिया फॉर इंस्टेंस विद इज डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स। तो ये सब क्या दिए हुए हैं, अल्पाइन मीडो, एस्चुरीज, ये क्या है, इकोसिस्टम। डाइवर्सिटी देन ए स्कैंडिनेवियन कंट्री। स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन कौन से हैं, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, ये सारे जो सब रीजन्स ऑफ यूरोप, नॉर्दर्न यूरोप के ये सब रीजन्स में हैं। तो इनको बोला जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। तो यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है, नॉर्वे। तो 163 का हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164, in the feeding efficiency of one species might be reduced due to the interfering and inhibitory presence of the other species even if resources are abundant। तो कंपटीशन जो है वो रिसोर्सेज अगर लिमिटेड हो तब भी हो सकता है, लिमिटेड रिसोर्सेज। और अगर रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है, फूड और स्पेस अगर सफिशिएंट है, नॉट लिमिटेड, तब भी हो सकता है। और ये इसका एग्जांपल कौन सा है, इसका है इंटरफेरेंस कंपटीशन, जिसमें डोमिनेटिंग स्पीसीज़ के प्रेजेंस की वजह से फीडिंग एफिशिएंसी वगैरह कम हो जाती है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, इंटरफेरेंस कंपटीशन। 164 इज़ थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 165, RUBP plus oxygen, one was phosphoglycolate and one phosphoglycerate।
तो ये 1 फॉस्फोग्लिसरेट 3 कार्बन का, 1 फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन का प्रोडक्ट होता है, इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन ये शो किया गया, और फोटो रेस्पिरेशन को इसीलिए C2 साइकिल बोलते हैं, 2 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है। और यहाँ पर जो एंजाइम होगा वो होगा रुबिस्को, और रुबिस्को कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों की तरह काम करता है, डुअल एक्शन होगा इसका। और इसमें जब ऑक्सीजनेज की तरह ये काम करता है तो कंडीशंस क्या होंगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए, तब ये ऑक्सीजनेज की तरह। तो यहाँ पर आंसर हुआ 165 का 4th। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो राइजोम, पायरिनोइड्स, लिविंग फॉसिल, सीड हैबिट। तो सीड हैबिट किस में ओरिजिनेट हुआ है, ये टेरिडोफाइट्स में। लिविंग फॉसिल कौन सा है, साइकस। लिविंग फॉसिल का मतलब ओनली सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द ग्रुप, या फिर दूसरा नो चेंज सिंस इट्स फॉर्मेशन। जब से ये डेवलप इवॉल्व हुआ है तब से इसमें कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं हुए, तो इसलिए उसको बोलते हैं लिविंग फॉसिल। तो साइकस क्या है, लिविंग फॉसिल। पायरिनोइड्स, पायरिनोइड्स किसके लिए होते हैं, ये स्टार्च स्टोरिंग के लिए, और ये किस में, ग्रीन एल्गी में, क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में। राइजोम, राइजोम किस में प्रेजेंट है, ये इक्वेसेटम, टेरिडोफाइट्स में ये स्टेम स्ट्रक्चर है, स्टेम है, यहाँ से रूट्स और लीव्स, लाइक लीव्स प्रेजेंट होंगी। तो A is 1, B is 2, C is 3 एंड D is 4th। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 166 का 1st। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 167। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। न्यूमैटोफोर, प्रॉप रूट, टैप रूट्स ऑफ टर्निप एंड थॉर्न। तो न्यूमैटोफोर्स किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। ये मैंग्रोव वेजिटेशन में प्रेजेंट है, और इसका एग्जाम प्लांट का नाम है राइजोफोरा। प्रॉप रूट्स किसके लिए, सपोर्ट के लिए, बैनियन ट्री में होते हैं ये, एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल है। टैप रूट्स ऑफ टर्निप, ये फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड है। थॉर्न, प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग A is 2nd, B is 1st, C is 3rd एंड D is 4th। तो करेक्ट आंसर होगा 167 का 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन 168। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। अपोजिट, साइमोज, रेटिकुलेट, इम्ब्रिकेट। तो इम्ब्रिकेट क्या होता है, ये एस्टिवेशन होता है, और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में ओवरलैपिंग प्रेजेंट होती है बट नॉट इन ए डेफिनेट मैनर। ओवरलैपिंग प्रेजेंट बट नॉट इन डेफिनेट मैनर, तो उसको बोला जाएगा इम्ब्रिकेट। रेटिकुलेट वेनेशन, ये लीव्स में जो वेन्स का अरेंजमेंट होगा उसको रेटिकुलेट वेनेशन, और ये किसमें, रेटिकुलेट वेनेशन किसमें, डाइकॉट लीफ में, डॉर्सी वेंट्रल लीफ। साइमोज क्या है, ये इन्फ्लोरेसेंस है। रेसिमोज और साइमोज दो मेन टाइप के। साइमोज जिसमें टर्मिनल पोजीशन पर फ्लावर डेवलप होगा, लिमिटेड ग्रोथ होगी। अपोजिट क्या है, ये फिलोडेक्सी। तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग A का 4, B एक ही ऑप्शन में है, तो A is 4, B is 3rd, C is 2nd एंड D is 1st। तो 168 का करेक्ट आंसर हो गया 3rd। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। ग्लूकोसामीन क्या है, ये अमाइनो शुगर्स हैं। अमाइनो शुगर्स मतलब ग्लूकोज यहाँ पर है, और इसके C2 पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, NH2। अमाइनो शुगर्स हुई। फॉस्फोरिक एसिड ये न्यूक्लियोटाइड में, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर ये मिलकर के बनेगा न्यूक्लियोसाइड, और जब इसमें फॉस्फेट आकर के जुड़ेगा न्यूक्लियोसाइड में तब बनता है न्यूक्लियोटाइड। तो ये हो गया। एलानीन क्या है, अमाइनो एसिड है। और सेलुलोज इज कॉम्प्लेक्स हेलिक्स एब्सेंट। तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग हुई, A is 4th। तो यहाँ पर भी एक ही ऑप्शन में A 4th है, तो एक ही ऑप्शन मैच करके आपका आंसर मिल जाएगा। A is 4th, B is 1st, C is 2nd एंड D is 3rd। तो 169 का करेक्ट आंसर हुआ 1st।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 170, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए जो इक्वेशन है NT+1 पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम T+1, और ये इनिशियल डेंसिटी, ये कितना है, ये B+I माइनस D+E। तो यहाँ पर B क्या है, N क्या है, N पॉपुलेशन डेंसिटी है, सही है। ई माइग्रेशन E से रिप्रेजेंट करते हैं, D यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ये ई माइग्रेशन, और I इमिग्रेशन, ये बढ़ाएगा पॉपुलेशन। इमिग्रेशन मतलब पॉपुलेशन में अंदर लोग आ रहे हैं, इंडिविजुअल्स ऐड हो रहे हैं। ई माइग्रेशन मतलब एग्जिट, तो ये ई माइग्रेशन के लिए, और ये होगा इमिग्रेशन के लिए। और B इज़ फॉर नेटेलिटी, नेटेलिटी मतलब बर्थ रेट। तो यहाँ पर गलत कौन सा दिया हुआ है, इमाइग्रेशन वाला। 170 का करेक्ट आंसर हुआ सेकंड। तो दिस इज़ ऑल I had for you. Now further discussion will be carried by Alice sir. Thank you all of you. Thank you so much. हेलो बच्चों, अभी तक आप लोगों ने 170 तक क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब मैं आपको 171 से आगे क्वेश्चन को डिस्कस करा रहा हूं, और आप कर रहे हैं डिस्कशन ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 8। तो चलिए देखते हैं 171 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। लिखा हुआ द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है। तो आपको वॉल्यूम पढ़े होंगे आपने कि वॉल्यूम जब आप पढ़ोगे तो वॉल्यूम कितने तरह के आपने पढ़े, 3 नहीं 4। तो सबसे पहले आपने टाइडल वॉल्यूम पढ़ा होगा। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml होता है। आपके पास उसके अलावा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि होता है आपके पास 2500 से 3000 ml, है ना। और आपके पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करी जाए तो ये होता है 1000 से 1100 ml, और रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करी जाए तो ये होगा लगभग 1200 ml। तो आपको छाटना है, देखिए छाट लोगे कि नहीं, आसानी से छट जाएगा। देखिए 6000 से 8000 ml इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नहीं होता, ये तो होता है टोटल एयर टाइडल वॉल्यूम के ज़रिए 1 मिनट में लेना और छोड़ना। अगर मैं आपसे कहूँ टाइडल वॉल्यूम आपने लिया है 500, छोड़ा है 500, 1 मिनट में कितनी बार ऐसा काम करोगे, तो लगभग ब्रीदिंग होती है 12 से 16 टाइम। और 500 की बात है तो 12 पंचे 60 मतलब 6000, और 16 बार करा है तो 16 पंचे 80 मतलब 8000 पर मिनट। इतनी एयर को आप लोगे और छोड़ोगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भैया यहाँ पर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, तो 2500 से 3000 है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और 1100 से 1200 ml को हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। आंसर क्या आ गया आपके पास, सेकेंड। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि असर्शन में डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेले लूप इज इम्परमिएबल ऑफ वाटर। बिल्कुल बात गलत हो गई। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेले लूप जो होता है वाटर के लिए इम्परमिएबल नहीं होता, परमिएबल होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, इम्परमिएबल। तो यहीं से बात गलत हो गई, ठीक है। डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस ड्यू टू ई फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द मेडुलरी फ्लूइड। रीजन सही है, असर्शन गलत है, असर्शन गलत है, रीजन सही है। इस तरह से आंसर आपके पास इसका भी सेकंड आ जाएगा। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा बेटा, सेकंड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। कितने स्टेप में रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। सबसे पहला स्टेप होता है वेंटिलेशन, मतलब एयर को लेना, एयर को छोड़ना। फिर बाद में आपके पास होता है एक्सचेंज आपके लंग्स में, एल्वलाई और ब्लड के बीच में। फिर बाद में होता है ट्रांसपोर्ट, फिर एक और बार एक्सचेंज होता है ब्लड और टिश्यू के बीच, फिर होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब उस सिंपल सब्सटेंस का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन। तो कह रहे हैं कि आपको इतने स्टेप लिखे हुए, आपको स्टेप वाइज बताना है। तो सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन बाई विच एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एयर रिलीज्ड आउट। ये होगा पहला स्टेप, जिसे हम क्या कहेंगे, वेंटिलेशन। और इस दौरान क्या किया जाएगा, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। फिर उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 और CO2 अक्रॉस द एल्वुलर वॉल, ये हो जाएगा दूसरा काम। फिर बाद में डिफ्यूजन के बाद फिर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा बाया द ब्लड, ये होगा तीसरा काम। फिर डिफ्यूजन होगा आपके पास ब्लड और टिश्यू के बीच में, ये होगा चौथा काम।
पांचवा होगा यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल, कैटाबोलिक रिएक्शन आर रिजल्टेंट ऑफ रिलीज ऑफ CO2, ये हो जाएगा पांचवा काम। तो बताइए आप मैनेज करिए, आपको डी सबसे पहले दिखेगा और डी सबसे पहले दिखेगा तो डी ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, आंसर इजीली फर्स्ट बन जाएगा, नहीं तो मिला लीजिए। अगला देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। देखो चार्ट पाओगे कि नहीं, लिखा हुआ है प्लेटिहेल्मिन्थेस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बिल्कुल प्लेटिहेल्मिन्थेस ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है। स्यूडोसिलोमेट नहीं होते, स्यूडोसिलोमेट नहीं होते, प्लेटिहेल्मिन्थेस एसिलोमेट होते हैं, सॉलिड मेसोडर्म होती है, वहां पर मेसोडर्मल सेल स्प्लिट नहीं होते, वहां पर स्पेस कैविटी नहीं बन रही है, तो हम उसे कहेंगे एसिलोमेट। तो ये वाली बात स्यूडोसिलोमेट तो एसके हेल्मिन्थेस में होता है, ये बात गलत है। टिनोफोर रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली और फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, बिल्कुल बात सही है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल करते हैं और आपके पास सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, और बाइसेक्सुअल एनिमल पाए जाते हैं टिनोफोर्स में। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है ना। आप देखिए टेप वॉर्म की बात करी जाए, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल बट सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और सेक्सेस सेपरेट नहीं है, ये बात भी सही है। टिनोफोर एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, ठीक है, और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये भी सही है, और बायोल्यूमिनेसेंट की प्रॉपर्टी होती है, ये भी सही है। आपके पास स्पॉन्जेस में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, गलत बात, डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट होता है, इसका मतलब ये बात गलत है। कौन सी कितनी बातें सही हैं, बी, सी और डी, आंसर सेकंड बनेगा, आंसर क्या बन जाएगा, सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच टाइप ऑफ न्यूरॉन वन एक्सॉन प्रेजेंट, तो आपने देखा होगा कि अगर सिर्फ साइटोन प्रेजेंट हो, ना एक्सॉन और ना डेंड्राइट, तो ऐसे न्यूरॉन को हम कहते हैं एपोलर, हाइड्रा में पाए जाते हैं। आपके पास ऐसा जिसमें साइटोन और एक एक्सॉन है, क्या है, एक्सॉन का नंबर 1 है, तो उसे हम कहते हैं यूनिपोलर। अगर आपके पास साइटोन, एक डेंड्राइट है और एक एक्सॉन है, तो इसे हम कहते हैं बाईपोलर। और ऐसा न्यूरॉन जिसमें कई सारे डेंड्राइट हैं और एक एक्सॉन है, तो उसे हम कहते हैं मल्टीपोलर। तो आप बताइए, आप यहाँ पर क्या बता सकते हो, यहाँ पर ऐसा न्यूरॉन है जिसमें सिर्फ वन एक्सॉन है, वन एक्सॉन, तो वन एक्सॉन है, तो वन एक्सॉन आपको यूनिपोलर, यूनिपोलर में वन एक्सॉन दिखाई देगा कि नहीं। अब इसमें ओनली जैसा वर्ड तो नहीं लिखा, इन विच टाइप ऑफ न्यूरॉन वन एक्सॉन प्रेजेंट, तो वन एक्सॉन प्रेजेंट, देखिए वन एक्सॉन कहां पर प्रेजेंट होंगे, बढ़िया सवाल है ये भाई साहब, वन एक्सॉन कहां प्रेजेंट होगा, जवाब दीजिए मुझे। तो आप यहां पर जवाब दे पा रहे हो तो आप क्लियर करके बताइए, इसमें ओनली वर्ड का यूज किया गया है क्या नहीं, इसमें ओनली वर्ड का यूज किया गया है या नहीं। तो मैं कह रहा हूं यहां पर ओनली वर्ड का यूज नहीं किया गया है, तो जब ओनली वर्ड का यूज नहीं किया गया है तो वन एक्सॉन यहां पर भी है, एक्सॉन वन यहां पर भी है और एक्सॉन वन यहां पर भी है। अगर वो ओनली यह वर्ड यूज करता तो वो यूनिपोलर हो जाता, लेकिन ओनली वर्ड यूज नहीं किया गया, तो मल्टीपोलर में भी एक एक्सॉन है, बाईपोलर में भी, यूनिपोलर में भी। आंसर 175 का 4 होना चाहिए, 175 का 4 होगा, यस और नो। बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन जल्दबाजी में लोग यूनिपोलर लगा सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन आपके पास 176, देखिए क्या कह रहा है, पीटीएच इंक्रीजेस द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। आपको पता है कि ये पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़वाता है, कैसे बढ़वाएगा, फूड में एब्जॉर्प्शन कराएगा, है ना, रीनल ट्यूब्यूल्स के जरिए कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराएगा, और अगर वो फूड के जरिए नहीं मिलेगा तो बोन से निकाल लेगा। और इसके जस्ट अपोजिट काम करता है कैल्सिटोनिन, जो ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम कराता है। तो कहने का मतलब पीटीएच इंक्रीज कराएगा कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, सही है। फिर लिखा हुआ है रीजन में पीटीएच एक्ट्स ऑन बोन्स एंड स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ बीइंग बोन रिजॉर्प्शन एंड ऑल्सो स्टिमुलेट रीजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन बाय द रीनल ट्यूब्यूल। रीजन भी बिल्कुल सही है, आंसर आपके पास 4 हो जाएगा। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। अगला बताइए, देखिए लिखा हुआ है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरीज इज पम्प्ड इनटू डायलाइजिंग यूनिट। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी। इसी को हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल किडनी। जहां पर जिनकी किडनी खराब हो जाती है वहां पर हम इस डायलाइजिंग यूनिट की मदद से या डायलिसिस की मदद से
उसके नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं। तो इसे हम आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं, इसे मिक्सचुरेशन नहीं कहते। मिक्सचुरेशन तो यूरिनेशन का नाम है। किडनी फेल्योर अलग चीज है, रीनल कैलकुलाई जो आपके पास स्टोन बन जाता है इन द किडनी। ठीक है, आगे देखिए अगला, mosses along with dash are the first organism to colonize and hence are great ecological importance। ब्रायोफाइट के लिए लिखा होता है कि ब्रायोफाइट का लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है लेकिन ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले खाली पड़ी चट्टानों पर ग्रो करते हैं, सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं, फिर टेरिडोफाइट आएंगे, जिम्नोस्पर्म आएंगे, एंजियोस्पर्म आएंगे। कहने का मतलब सबसे पहले कौन? मॉसेस के साथ लाइकेन मिलकर सबसे पहले वहां पर एक मैटिंग बनाते हैं, एक चटाई बनाते हैं और वहां पर सॉइल का फॉर्मेशन शुरू करते हैं, जिससे आपके पास रॉक की वेदरिंग शुरू होती है। तो कहा जाता है कि यहाँ पर डैश डैश वाली जगह पर आप क्या लिखोगे? बैक्टीरिया लिखोगे? नहीं। प्रोटिस्टा लिखोगे? नहीं। लाइकेन लिखोगे? यस। जिम्नोस्पर्म नहीं लिखोगे? आंसर थर्ड बनेगा। ओके, अगला बताइए। आप इस फोटो को देखिए और कह रहे हैं इनकरेक्ट मैच बताना है आपको। इनकरेक्ट मैच बताना है, बता लोगे? भाई साहब साफ साफ सिंपल लीफ दिख रही है वाली बात सही है। फिर लिखा हुआ है सिल्क कॉटन। चलो दूसरे की बात करते हैं, नीम। नीम आपके पास ये कैसी लीफ दिख रही है? ये कंपाउंड पिन्नेटली लीफ है। ये कैसी लीफ है? पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ आपको नीम में देखने को मिलेगी, ये बात भी सही है। फिर आपके पास सिल्क कॉटन, और ये कैसी लीफ है? ये लीफ आप देखिए, ये लीफ जो है वो आपके पास कंपाउंड पामेटली लीफ है। कैसी लीफ है? पामेटली कंपाउंड लीफ है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? सिल्क कॉटन। ये बात भी सही है। लेकिन जब हम ये वाला देख रहे हैं तो ये तो एग्जाम्पल है फिल्लोटैक्सी का, और फिल्लोटैक्सी में एक नोड से ऑपोजिट दो आपके पास लीफ निकल रही हैं, तो इसे हम कहते हैं, इस फिल्लोटैक्सी को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेट या ऑपोजिट? ऑपोजिट फिल्लोटैक्सी दिख रही है इस वाले फोटो में, और जिसका एग्जाम्पल होता है कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। ये दो एग्जाम्पल हैं आपके पास, लेकिन यहाँ मस्टर्ड लिखा हुआ है, दैट्स वाई ये बात गलत है। इनकरेक्ट निकालना था तो आंसर 4 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट फॉर फ्रॉग। करेक्ट बात बतानी है किसके लिए? फ्रॉग के लिए। ईयर, ईयर की जगह टिम्पैनम है, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है लेकिन वो बैलेंसिंग के लिए, ये बात सही है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ये बात भी सही है। आईज सिंपल होती है, ये बात भी सही है। बिडर्स कैनाल 1 पेयर होता है इन द मेल फ्रॉग, ये बात भी सही है, किडनी में पाई जाएंगी ये बिडर्स कैनाल। और आपके पास यहाँ पर चारों मैचिंग सही है फ्रॉग के रिस्पेक्ट में। फ्रॉग के रिस्पेक्ट में चारों बातें सही है बेटा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं और आगे बताइए। अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, और अगले क्वेश्चन में आप देखिए लिखा हुआ है स्टेटमेंट द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप का कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो रहा है और मार्क कर रहा है सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। बिल्कुल सही है, और इसी सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस को हम मेटाफेज कहते हैं। मेटाफेज के लिए कहते हैं की पॉइंट क्या है पहचानना, तो भाई कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। स्टेटमेंट 2 क्या है? द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रिफर्ड टू एज मेटाफेजिक प्लेट। बिल्कुल सही बात। और ये मेटाफेजिक प्लेट की बात करी जाए तो मेटाफेजिक प्लेट एक बनती है इन द केस ऑफ माइटोसिस और 2 बनती हैं इन द केस ऑफ मियोसिस, और मियोसिस में भी कौन? मियोसिस 1। दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर मुझे 4 बेस्ट लग रहा है, 4 ही आंसर होगा इसका। ठीक है, तो दोनों बातें आपकी सही हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट मैच। आपको करेक्ट मैच बताना है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन आपके पास कॉन्ट्रैक्शन कराता है स्मूथ मसल का। आपने देखा होगा विगरस कॉन्ट्रैक्शन में ऑक्सीटोसिन का रोल है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, है ना। और मिलानोसाइट मिलानिन कंटेनिंग सेल्स हैं, और एमएसएच आपको रेगुलेट करेगा पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। तीनों बातें बिल्कुल सही, तीनों बातें बिल्कुल सही है। 182 का 4 हो जाएगा। अगला बताए, लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द इनकरेक्ट मैच। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है ये पूछ रहा है। लिखा हुआ रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क कॉरेंस ने किया। बिल्कुल, सिर्फ कॉरेंस ने किया था? नहीं,
इनके साथ ह्यूगो डिवरीज भी थे और टेशमार्क भी थे। आपके लिखा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन ने दिया, ये बात सही है, लेकिन सटन ने अकेले दिया नहीं, बॉवेरी और सटन एंड बॉवेरी का नाम लिया जाता है। टर्म लिंकेज मॉर्गन ने दिया, ये भी सही है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो आपको फेनिलकीटोन्यूरिया में नहीं दिखाई देगा, ये फेनिलकीटोन्यूरिया तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है ना, तो आपके पास यही वाली बात गलत है, आंसर 4 हो जाएगा। अगला बताइए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लिखा हुआ है रेसरपाइन इज अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, रेसरपाइन से हमने डिफरेंट पोटेंसी का मिलता है, हाँ आपके पास डिफरेंट पोटेंसी का रेसरपाइन मिलता है मुझे प्लांट, और प्लांट का नाम है राउवुल्फिया वोमिटोरिया, और ये बात लिखी है बायोडाइवर्सिटी में जब हम बात कर रहे थे किसकी, जीन लेवल पर डाइवर्सिटी की, जीन लेवल पर डाइवर्सिटी मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात कर रहे थे, तब वहां पर ये बात लिखी हुई। ये एट्रोपा बेलाडोना से नहीं मिलता, पाइसम सटाइवम से नहीं, एरिथ्रोजाइलम कोका से नहीं, राउवुल्फिया वोमिटोरिया। बताइए एरिथ्रोजाइलम कोका से क्या मिलेगा, कोकेन मिलता है, क्या मिलता है, कोकेन। अगला बताइए एट्रोपा बेलाडोना हेलोसिनोजेनिक इफेक्ट, याद आया कि नहीं। चलिए सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच छाटना बताओ। रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग रेडुला, बिल्कुल सही बात है, मोलस्का में रेस्पिंग ऑर्गन फाइल लाइक ऑर्गन रेडुला पाया जाता है। पैरापोडिया स्विमिंग में हेल्प करता है, ये बात नेरिस में देखने को मिलती है, सही बात है। आर्थ्रोपोडा में ओनली कंपाउंड आई है, ये वाली बात गलत है, उसमें सिंपल आई भी होती है, कंपाउंड आई भी होती है, लेकिन फंक्शनल कंपाउंड आई है। सिंपल आई को हम ऑसिलाई कहते हैं, लेकिन प्रेजेंट तो है ही। लिखा हुआ वर्म लाइक मेरीन एनिमल हेमिकॉर्डेटा होते हैं, ये बात सही है, गलत बात निकालनी थी तो आंसर 3rd बना है। आंसर क्या बन जाएगा बेटा, 3rd बन जाएगा, यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला बताइए सेलेक्ट द करेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज के करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। देखिए बताइए ऑल द मेंबर्स ऑफ स्पीसीज हैविंग कॉमन इंसेस्टर, भैया एक ही स्पीसीज का होगा तो उसके इंसेस्टर कॉमन होने चाहिए, बिल्कुल है। द मेंबर ऑफ स्पीसीज रिजेंबल टू ईच अदर, मॉर्फोलॉजी में एनाटॉमी में सिमिलर होने चाहिए, लिखा हुआ एनाटॉमिकल सिमिलर बिल्कुल होना चाहिए। द मेंबर ऑफ अ स्पीसीज कैन इंटरब्रीड फ्रीली, और पोटेंशियली इंटरब्रीड करेंगे, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन देखने को नहीं मिलेगा, ये बात भी सही है। अगर ये चारों बातें हैं तो मैं उस स्पीसीज को सेम स्पीसीज का मानूंगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सारी बातें सही हैं स्पीसीज को लेकर। अगला बताइए लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एलेनिन और ग्लाइसिन, तो बताइए एलेनिन में आर ग्रुप की जगह क्या है, आर ग्रुप की जगह CH3, और ग्लाइसिन में आर ग्रुप की जगह क्या लगता है, H। इसका मतलब एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड के लिए आपको ये बात देखना पड़ेगा एल्किल ग्रुप में COH के नंबर और NH2 के नंबर ज़्यादा है या कम है। ओवरऑल इन दोनों में देखिए एल्किल ग्रुप में कोई भी COH और NH2 ग्रुप नहीं है, तो ये क्या होगा, इसमें एक ही COH ग्रुप होगा और एक NH2 जो कि न्यूट्रल कंडीशन में ही रहेगा। इसका मतलब ये दोनों अमीनो एसिड न्यूट्रल होंगे, बात समझ पाए कि नहीं। हालांकि NCERT ने न्यूट्रल में सिर्फ एक नाम लिखा हुआ है जो कि है वैलिन, लेकिन यहाँ पर इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एल्किल ग्रुप में CH3 जुड़ा है और R में H, तो ये आपके पास एसिडिटी या बेसिसिटी नहीं कराएगा, न्यूट्रल रहेगा। बोथ आर द सेम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, दोनों में सेम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, गलत। इसमें CH3 जुड़ा हुआ है, इसमें H जुड़ा है, इसमें एक कार्बन ज़्यादा होगा। लिखा हुआ है बोथ प्राइमरी मेटाबोलाइट, बिल्कुल अमीनो एसिड प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं, और लिखा है बोथ आर द टाइप ऑफ मोनोमर, भाई अमीनो एसिड मोनोमर होता है प्रोटीन का, तो इसका मतलब C और D सही है, C और D सही है, और C और D आपके पास करेक्ट निकालना था, करेक्ट नहीं C और D नहीं आया, आपके पास आया ACD, और ACD के लिए सेकंड आएगा, ACD करेक्ट है, ठीक है बेटा, हाँ या ना, यहां तक मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए, अगला आपके पास लगा सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर स्टारफिश एंड फ्लाइंग फिश, तो एस्टेरियाज स्टारफिश किस में आएगा, फ्लाइंग फिश किस में आएगा। फ्लाइंग फिश एक्चुअल फिश है, मतलब इनका फाइलम अलग अलग है, ये फाइलम कॉर्डेटा में वर्टिब्रेटा में आएंगे, किस में आएंगे, वर्टिब्रेटा में, जबकि स्टारफिश आपके पास इकाइनोडर्म्स होगा, स्टारफिश एस्टेरियाज, ठीक है। तो आपके पास इन दोनों के फाइलम सेम होंगे या अलग होंगे, तो इन दोनों के फाइलम क्या होने वाले हैं, अलग होंगे।
तो लिखा हुआ बोथ सेम फाइलम को बिलोंग करते हैं, गलत बात, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फिर लिखा हुआ है बोथ आर ट्रू फिश, बिल्कुल गलत, एक एकाइनोडर्म है एक फिश है। लिखा हुआ बोथ आर सिलोमेट, हाँ ये बात सही है, दोनों में ट्रू सिलोम पाई जाएगी। बोथ आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये बात सही है, दोनों में तीनों जर्म लेयर पाई जाएंगी। बोथ आर रेडियल सिमेट्रिकल, ये बात गलत, रेडियल सिमेट्रिकल नहीं होंगे, बायलेटरल होंगे। अच्छा नहीं, स्टारफिश आपको रेडियल सिमेट्री मिल जाएगी एडल्ट में, बाकी वो बायलेटरल होगा, गलत हो गया। तो सी और डी सही है, सिर्फ ओनली सी और डी। आंसर सेकंड दिख रहा है मुझे, 188 का सेकंड दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं? आपको यहां पर कोई दिक्कत हो रही है? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अगला बताइए, लिखा हुआ इन प्रोफेज 1 विच इवेंट टेक्स प्लेस एट द लास्ट। तो मियोसिस 1 में, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में कितने स्टेप हैं? तो आपके पास लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। तो आपको ये बात समझनी है कि इसमें से बताना सबसे लास्ट फेज में कौन सा काम हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ये जाइगोटीन में होता है, क्रॉसिंग ओवर पैकाइटीन में होता है, आपके पास डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिप्लोटीन में होगा, और टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा डायाकाइनेसिस में होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कौन सा काम ऐसा है सबसे लास्ट में हो रहा है, तो टर्मिनलाइजेशन होगा, आंसर 4 हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा डायाकाइनेसिस। ठीक है, अगला बताइए। अगला आप देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच में अगर इसमें आपको थोड़ा सा कठिनाई लग रही है तो इस क्वेश्चन में आपको वैसे तो सारे फ्लोरल फार्मूला याद होने चाहिए, तब आप क्वेश्चन लगा पाओगे, लेकिन अगर थोड़ी सी अकल यूज करोगे तो क्वेश्चन निकल जाएगा। आपको मालवेसी की बात करी जाए तो मालवेसी में आपको एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन देखने को मिलती है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, एपिकैलिक्स के नंबर होते हैं 3 से 8, आपके पास कैलिक्स भी 5 है, कोरोला भी 5 है, एंड्रूशियम इनफाइनाइट है और गाइनोशियम 3 से लेकर इनफाइनाइट है, और एंड्रूशियम पेटल के ऊपर फ्यूज भी है, तो एपिपेटलस कंडीशन भी है। तो आपको पेटल 5 मालवेसी में देखने को मिल जाएंगे, ये बात सही है। फैबेसी में अगर आपको याद आ जाए तो फैबेसी का फ्लोरल फार्मूला था भाई, आपके पास जाइगोमॉर्फिक फ्लावर था, बाइसेक्सुअल था, आपको कैलिक्स 5 दिख रहे थे, पेटल्स कैलिक्स 5 और कोरोला भी 5, जिसका अरेंजमेंट वैक्सिलरी था 1+2+2, याद आया, और डाइडल्फस कंडीशन के साथ एंड्रूशियम के नंबर 10 और मोनोकार्पिलरी ओवरी, कैसी ओवरी? सुपीरियर। तो सेपल यहाँ पर 5 है, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पेटल लिख रहा है 2, तो ये पोएसी में पेटल तो होता नहीं, इसकी जगह पेरियंथ होता है, और इस पेरियंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है लॉडिक्यूल के जरिए। तो लॉडिक्यूल यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है पेटल तो 5 है, गलत बात, और इनकरेक्ट निकल आया, सीजल पेनोइडी में 5 सेपल्स होते हैं, ये बात सही है, आंसर 3rd निकल कर आएगा जो गलत है। अगर आपको याद आ जाए तो ग्रैमिनी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला ब्रैक्टिएट, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, बाइसेक्सुअल, लॉडिक्यूल मतलब P2, और एंड्रूशियम के नंबर मतलब स्टैमेन कितने होते हैं? 3, और गाइनोशियम कितना होता है? 1 होता है, मतलब उसमें कार्पेल 1 है, मोनोकार्पिलरी है और सुपीरियर ओवरी है। ठीक है, अगला बताइए, लिखा हुआ है 2 स्टेटमेंट, ईच जीनस में हैव 1 और मोर देन 1 स्पेसिफिक एपिथेट। यहां तक बात सही है, लेकिन रिप्रेजेंटिंग सेम ऑर्गेनिज्म, ये गलत बात है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। बाकी बात सब सही है, लेकिन उसने सेम को लिख दिया है, दैट्स वाई गलत हो गया, ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। स्टेटमेंट प्राइमेटा और इंसेक्टा, टाइप ऑफ ऑर्डर, ये बात गलत है, ये टाइप ऑफ ऑर्डर नहीं है, ये क्लास है। क्या है? क्लास। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है बच्चा, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। 191 का आंसर बनेगा फर्स्ट। ठीक है, अगला बताइए, लिखा हुआ है द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ का फर्स्ट स्टेप क्या है? तो फर्स्ट स्टेप होता है सीड का जर्मिनेशन, ठीक है, और जनरली ग्रोथ इज अकम्पेन्ड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक दैट अकर्स इन द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। ये बात भी सही है, अगर ग्रोथ करना है तो एनाबॉलिक भी होगा, कैटाबॉलिक भी होगा, बट एनाबॉलिक ज्यादा होना चाहिए कैटाबॉलिक से। तो आपसे कहा जाए कि भैया ये दोनों बातें सही हैं या नहीं, तो बिल्कुल ये दोनों बातें सही हैं, आंसर आपके पास 4 हो जाएगा। 192 का आंसर बन जाएगा 4। अगला बताइए,
लिखा हुआ है असर्शन में द जेनेटिक कोड इज डीजनरेट, बात तो सही है, जेनेटिक कोड कॉमालेस होते हैं, डीजनरेट होते हैं, अनएम्बिगुअस होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, नियरली यूनिवर्सल होते हैं। सर डीजनरेट का मतलब क्या है? डीजनरेट का मतलब होता है एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा जेनेटिक कोड रख सकता है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है रीजन में द कोड कोडॉन रीड इन mRNA इज कॉन्टिग्युअस फैशन। ये बात तो सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर आपके पास फर्स्ट बन जाएगा। 193 का आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट। करेक्ट बात तो है रीजन में लेकिन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब देखिए 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अ सेल द न्यूक्लियर पोर आर द पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। बिल्कुल बात सही है, न्यूक्लियर पोर से अंदर की चीजें बाहर और बाहर की चीजें अंदर आ सकती हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, ये बात भी सही। लिखा हुआ नॉर्मली देयर इज ओनली 1 न्यूक्लियस पर सेल। हाँ, नॉर्मली आपके पास इन जनरल 1 न्यूक्लियस पर सेल पाया जाता है, बट वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है, फ्रिक्वेंटली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, जैसे आपने सिंसाइशियम की कंडीशन सुनी होगी, कैरियोकाइनेसिस हो जाए साइटोकाइनेसिस ना हो तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है। दोनों स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट हैं, आंसर क्या बनेगा? 4। ठीक है, अगला बताइए। अब ये वाला फोटो देखिए, ये इवोल्यूशन से फोटो उठाकर दे दिए गए और आपको बताना पड़ेगा कि कौन क्या है। तो ये देखो मोल है, क्या है? मोल। और ये प्लेसेंटल मैमल होता है, ये बात सही है। ये आपके पास कोयला है और कोयला मार्सुपियल मैमल, मार्सुपियल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में आता है, ये बात भी सही है। ये वाला बताइए आंट ईटर है, क्या है? आंट ईटर। और ये आंट ईटर मार्सुपियल में नहीं आता, ये तो प्लेसेंटल मैमल में आता है। क्या आता है? प्लेसेंटल मैमल में। यही आपकी मैचिंग गलत है। और ये आपके पास दिख रहा है वुल्फ, और वुल्फ आपके पास प्लेसेंटल मैमल होता है, ये बात सही है। गलत बात छाटनी थी, 3rd आया। आप फोटो को देखिएगा, आसानी से आपको समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इनकरेक्ट मैच निकालना है। बताइए इनकरेक्ट मैच। इस फोटो को देखकर तुम्हें लग रहा होगा ये फोटो आपके पास स्यूडोसिलोम की है। क्या है? स्यूडोसिलोम। और स्यूडोसिलोमेट कौन होता है? वो होता है एस्केलमेंथिस। तो बताइए, आप बताइए हुकवॉर्म किस में आएगा? एस्केलमेंथिस या प्लेटियलमेंथिस या फिर एनेलिडा? जल्दी से बताइए। ये आपके पास एस्केलमेंथिस का मेंबर है, ये वाली बात सही है। फिर आप इस फोटो को देखिए, ये आपके पास यूसिलोमेट है, यूसिलोमेट। और यूसिलोमेट मतलब ट्रू सिलोम। और यूसिलोमेट यहाँ पर सिलोम दिख रही है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और आपके पास मेसोडर्मल सेल स्प्लिट हुई हैं और यहाँ पर एक कैविटी दिखाई दे रही। और एग्जाम्पल के तौर पर उसने विचुरेरिया लिख दिया है, और विचुरेरिया आपके पास मेंबर है किसका? एस्केलमेंथिस का। और एस्केलमेंथिस में कंप्लीट आपके पास या ट्रू सिलोम नहीं देखने को मिलती, स्यूडोसिलोम देखने को मिलती। ये आप देखिए, ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। मेसोडर्म सॉलिड हो गई, कैविटी नहीं दिख रही, इसका मतलब ये टेपवॉर्म मतलब प्लेटियलमेंथिस, सही बात है। और बाद में ये देखिए, यहाँ पर भी आपको ट्रू सिलोम है, लॉलिगो है। लॉलिगो मतलब स्क्विड। आपके बात करी जाए, बाद का है आपके एस्केलमेंथिस के बाद का फाइलम है ये, और यहाँ पर ट्रू सिलोम देखने को मिलेगी। गलत बात निकालनी थी, 2nd मिला। गलत बात आसानी से निकल गई, क्या हो गया? 2nd। यहां तक बात समझ आई कि नहीं? अगला क्वेश्चन बताइए मुझे। 197 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्शरी कंज्यूमर? इसमें से कौन टर्शरी कंज्यूमर है? तो आप बताइए। जू प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन्स को खाता है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर। लॉयन बिल्कुल टर्शरी कंज्यूमर है, और हम कभी कभी इसे टॉप कंज्यूमर भी कहेंगे। ग्रास प्रोड्यूसर है, ये प्लांट है ना, प्रोड्यूसर है। और ग्रास ऑपर ये भी प्राइमरी कंज्यूमर है। तो आपको टर्शरी कंज्यूमर निकालना, तो आंसर क्या हो गया? 2nd। अगला बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड इकोसिस्टम? मैन मेड इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनेबल नहीं होते, याद आ गया होगा। नेचुरल जो इकोसिस्टम होते हैं सेल्फ सस्टेनेबल होते हैं, और मैन मेड इकोसिस्टम में कौन कौन आता है? 2 लोग आते हैं, एक्वेरियम, एक्वेरियम और क्रॉप फील्ड लिखा हुआ है वहां पर। ये सब क्या है? ये है मैन मेड इकोसिस्टम। फॉरेस्ट, रिवर और डेजर्ट ये नेचुरल है, और ये क्या है? मैन मेड।
तो बताओ ये आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। मैन मेड पूछ रहा है। अगला बताएं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर फ्लैजुलर मूवमेंट। इनकरेक्ट किसके लिए, फ्लैजुलर मूवमेंट के लिए। तो हेल्प्स द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ये करेक्ट बात है, फ्लैजुलर मूवमेंट है। फ्लैजुलर मूवमेंट, इट हेल्प्स मेंटेन ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोड। बाकी सब बात सही है, लेकिन ये आर्थ्रोपोड यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था स्पॉन्जेस या पोरीफेरा, इस वजह से बात गलत है। हेल्प्स इन लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ, जैसे कि यूग्लिना, बिल्कुल यूग्लिना में 2 फ्लैजुला होते हैं, एक बड़ा एक छोटा, और दोनों एपिकल हैं, तो आपके पास वहाँ पर फ्लैजुलर मूवमेंट देखने को मिलेगा। आंसर आपके पास क्या आएगा, सेकेंड। नन मत लगा देना, यहाँ आर्थ्रोपोड लिखा हुआ है, स्पॉन्जेस की बात है ये। और ये है आज का आखिरी क्वेश्चन, लिखा हुआ है 200 में, द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय द चेंज इन द कंडीशन विच कैन ऑल्टर द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। कह रहे हैं कि जो एक्टिविटी है एंजाइम की अफेक्ट होगी अगर हम चेंज कर दें उसकी शेप को, जिससे क्या ऑल्टर हो जाए, टर्शरी स्ट्रक्चर। तो बिल्कुल बात सही है आपकी भाई, अल्टर हो जाएगी टर्शरी स्ट्रक्चर, तो बताइए वहाँ पर एक्टिव साइट्स जो होंगी वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, जिससे सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा, तो प्रोडक्ट में क्या बदलेगा, तो आपकी अफेक्ट हो जाएगी। लिखा हुआ है व्हेन द बाइंडिंग ऑफ द केमिकल शट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। कह रहे हैं कि अगर कोई केमिकल है जो एंजाइम की एक्टिविटी को शट ऑफ कर दे, मतलब बंद कर दे, और वो आपके पास प्रोसेस इनहिबिशन कहलाता है, और वो केमिकल आपका इनहिबिटर कहलाता है। ये बात बिल्कुल सही है। लिखा हुआ था सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट है सक्सीनिक एसिड, मतलब सक्सीनेट, लेकिन उसका कॉम्पिटिटर है और उसमें कंपटीशन हुआ है सबस्ट्रेट और किसके बीच, इनहिबिटर के बीच, और इनहिबिटर के नाम पर मेलोनेट होता है। अगर सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेट से सक्सीनेट जुड़ेगा तो फिमेरिक एसिड बनेगा, मेलोनेट अगर जुड़ जाएगा तो वो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, तो रेट ऑफ जो रिएक्शन है एंजाइमेटिक रिएक्शन सेट ऑफ हो गई कि नहीं हो गई, तो ऐसे को हम इनहिबिटर कहेंगे और ये इनहिबिशन कहलाएगा। और इनहिबिशन कई तरह के होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। तो आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर 4 बनना है। आंसर क्या बन जाएगा, 4। तो इस तरह से हमने आपको 200 क्वेश्चन में आपको तीनों लोगों ने मिलकर, हम तीनों टीचर्स ने मिलकर आपको पूरे 200 क्वेश्चंस कराए हैं और पूरा डिस्कशन किया है। ऐसे ही लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, और आपका आज FST 8 हो चुका है और इसके बाद आपको कई सारे FST होने हैं। इसी तरह से पूरे साल लगे रहिए, एंड में जीत आपकी ही होगी। हमें इजाज़त दीजिए, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।